जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू एवीकेएस एकेडमी। मैं नवीन शोभन एवीकेएस के इस प्लेटफॉर्म पे आपका दिल से स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हम जानते हैं, पेपर 2 हमारा 200 मार्क्स का रहता है। उसमें 6 ऐसे आते हैं, 6 में से हमको 4 लिखने होते हैं, 2 आर्गुमेंट आते हैं, 2 रिपोर्ट आती हैं। इसके अलावा एक प्रीसिज़ कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर पार्ट इज़ देयर। जब बात ऐसे लिखने की हो, तो अलग-अलग थीम्स को हम उसमें कवर करते हैं, चाहे इसमें सिक्योरिटी की बात हो, इंटरनेशनल रिलेशंस की बात हो, एनवायरनमेंट की बात हो, पॉलिटिकल एसेज की बात हो या इकोनॉमिकल एसेज की बात हो। लेकिन एक ऐसा पार्ट है जो सीएपीएफ में थोड़ा नेग्लेक्ट किया जाता है, दैट इज़ द फिलोसॉफिकल एसेज। 2025 में उसमें क्वेश्चन आया, 2023 में भी फिलोसॉफिकल एसे हमारे एग्जाम में पूछा गया, 2022 में तो 2 एसे उसके रिगार्डिंग पूछे गए। अभी हाल ही में सीआईएसएफ एससी-एलडीसी का एग्जाम हुआ था और उसमें मोस्टली एसेज फिलोसॉफिकल एसेज थे। 2020 के बाद यूपीएससी ने सिविल सर्विसेज में भी फिलोसॉफिकल एसेज पूछना स्टार्ट कर दिए। ऐसे में हमें हर चीज के लिए तैयार रहना है। मैंने आपको एक फ्रेज बोला था, ट्राई फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो अगर फिलोसॉफिकल एसेज हमारे एग्जाम में एक आता है, तो हम उसको चलो नेगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि हमें 4 ही ऐसे लिखने हैं। हालांकि कुछ स्टूडेंट्स उसे अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन अगर उनकी संख्या 2 या उससे ज़्यादा हो गई तो ऐसे में हमारी मजबूरी हो जाएगी उसे अटेम्प्ट करना। तो इस वीडियो में हम 10 फिलोसॉफिकल एसेज को डिस्कस करेंगे। गौरव सर आपको पढ़ाएँगे, अटेम्प्ट कैसे करना है, ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करनी है, चीज़ों को कैसे सोचना है, पीवाईक्यूज़ भी हम डिस्कस करेंगे। वीडियो के लास्ट में कंप्लीट लिखना मत भूलिएगा। ऑलरेडी एक इंटरनेशनल रिलेशंस के बेसिस पे हमने 18 एसेज की एक वीडियो आपको प्रोवाइड करवाई है। आपने वो नहीं देखी है तो आप जाके उसे ज़रूर देखिएगा। कोई डाउट आता है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या गिवन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम गौरव चौधरी एंड आई वेलकम यू पीपल एट द प्लेटफॉर्म ऑफ एवीकेएस एकेडमी। आज के इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करेंगे काफ़ी डिफरेंट चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके पेपर 2 के लिए। देखिए, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि पेपर 2 का पैटर्न क्या है, तो मैं उस पर ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। पेपर 2 में यू नो वेरी वेल द फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द एसे, जहाँ पर आपके सामने 6 ऐसे दिए गए होते हैं, उसमें से आपको अपनी मर्जी के कोई भी 4 ऐसे पर लिखना होता है। एवरी ऐसे कैरी द इक्वल मार्क्स। हर एक ऐसे का आपको 20 नंबर में से असेसमेंट किया जाएगा और कितना अच्छा आपने लिखा है उसके बेसिस पर आपको मार्क्स अलॉट किए जाएंगे। नाउ द थिंग इज, एक ऐसे का जो सब्जेक्ट मैटर है वो तो कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन अगर हम देखें सीएपीएफ एसी में आज तक पूछे गए ऐसे तो उनको अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। अलग अलग हिस्सों में बांटने से मेरा मतलब क्या है, जैसे अगर आप लोग देखेंगे तो सिक्योरिटी रिलेटेड एस्से आपको मिलते हैं पेपर 2 में, आपको इन्वायरमेंटल रिलेटेड मिलते हैं, उसके बाद सोसाइटल एस्से भी मिलते हैं, विमेन सेंट्रिक, चाइल्ड सेंट्रिक, ओल्ड एज। उसके बाद फिर हम बात करें कोई भी चीज़ आपको इकोनॉमिकल एस्पेक्ट से भी पूछी जा सकती है। जनरली ऐसा ही होता है, 4-5 ही सेक्शंस हैं जिनमें चीज़ों को बांटा गया है, ठीक है। मेनली सिक्योरिटी, इन्वायरमेंटल, सोसाइटल, इकोनॉमिकल। लेकिन एक काफ़ी ज़्यादा ओवरलुक्ड या कह दे इग्नोर्ड पार्ट है, दैट इज द फिलोसॉफिकल पार्ट। आपको इसमें से हमेशा ही एक फिलोसॉफिकल एस्से भी मिलता है। अब फिलोसॉफिकल एस्से होता क्या है और क्या उस एस्से की रिक्वायरमेंट होती है, वही चीज़ डिस्कस करेंगे आज हम इस वीडियो सेशन में। इस वीडियो सेशन में अगर आप ध्यान से बने रहे तो मैं आप लोगों को ये चीज़ सिखा पाऊंगा कि कैसे एक फिलोसॉफिकल एस्से को अप्रोच किया जाता है, कैसे एक फिलोसॉफिकल एस्से को कंप्लीट किया जाता है, उसके फ़ायदे क्या हैं, उसके नुकसान क्या हैं, क्या पेपर में उसे अटेम्प्ट करना भी चाहिए, अगर अटेम्प्ट करना है तो किस अप्रोच के साथ करना है ताकि आपको मार्क्स मिल सके। फिर अगला सवाल होता है कि सर आपने कहा कि 6 ऐसे हैं, 6 में से 4 ऐसे हमें करने हैं, तो ज़रूरी थोड़ी है कि हम फिलोसॉफिकल ऐसे को टच ही करें और हम सोसाइटी में, इन्वायरमेंट में और उसके बाद इकोनॉमिकल में और सिक्योरिटी के टॉपिक्स बहुत अच्छे से जानते हैं। ऑब्जेक्टिव टॉपिक्स होते हैं, वहाँ पर हमारे पास अच्छे फैक्ट्स भी हैं, हम उन ऐसे को लिख सकते हैं बेटा, बिल्कुल लिख सकते हैं। लेकिन हर बार सीपीएफएसी में एक ना एक ऐसे आ रहा है फिलोसॉफिकल। लेकिन अभी एग्जाम्स में जैसे मैं आपको दिखा देता हूं, इफ यू गो अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर 2025 में, 2023 में द ज्योग्राफिकल एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया इज इट्स रियल वेल्थ। उसके बाद 2022 में 2 क्वेश्चन, 6 में से 2, अ सिंथेसिस ऑफ ईस्टर्न विजडम एंड वेस्टर्न साइंस अ नीडेड गोल फॉर ह्यूमैनिटी, द इंडियन आर्म फोर्सेज आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक थिंकिंग एंड टाइमली एक्शन। उसके बाद द थिंग्स 2017 में द थिंग्स दैट काउंट एज बीइंग सिविलाइज्ड। उसके बाद CISF AC के LDC 2026 में, आपका भी पेपर 2026 में है। पहला, एजिंग इज अ प्रोसेस नॉट लॉस।
philosophical. Culture of food, philosophical. Restraint is golden rule of enjoyment, philosophical. Fashion is the science of appearance, philosophical. Financial fraud in the digital world, चलो economical आ गया. लेकिन एक तरफा अगर आप कल्चर ऑफ फूड को भी हटा दो, इसको आप दूसरे एंगल से लिखने की कोशिश करोगे, ऑल्दो ये क्विजीन जो होता है कल्चर का पार्ट होता है, एंड कल्चर व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग कल्चर में फिर दोनों एंगल आ जाएंगे, फिलोसॉफिकल भी और सोशोलॉजिकल भी. लेकिन 1, 2 और 3, तीनों के 3 ऐसे, 6 में से 3 ऐसे क्या आ रहे हैं? फिलोसॉफिकल आ रहे हैं. 2026 का पेपर है, आप लोग मेरे सामने देख सकते हैं, एंड दैट्स व्हाई आई एम स्टैंडिंग हियर फॉर दिस थिंग. अगर ऐसा किया गया CISF AC LDC के एग्जाम में और हर बार आपके पेपर में 1 मैक्सिमम 2 फिलोसॉफिकल आ ही रहे हैं, 2 से ज्यादा आ गए तो देयर विल बी कंपल्शन कि अब तो फिलोसॉफिकल पे लिखना ही पड़ेगा. तो जब हम तैयारी कर ही रहे हैं और आप लोगों ने तैयारी करी है CISF AC एग्जाम, CAPF AC एग्जाम के लिए, तो आप कोई भी जो कोना है उसको या कोई भी एक ऐसा लूप होल क्यों छोड़कर जाना चाहते हैं अपनी तैयारी में जिसमें आपको पेपर में पूरे साल की मेहनत पर सवाल उठ सकता है. इसीलिए फिलोसॉफिकल एसे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. और जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा कि आपके सामने ये चीज़ है कि 2026 में ये आपके सामने आ चुके हैं, 6 में से सीधे 3 एसे आपके सामने एज इट इज बैठे हुए हैं. तो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फिलोसॉफिकल एसे. तो फिलोसॉफिकल एसे आप लोगों के पेपर की रिक्वायरमेंट बन चुकी है. इस पर लिखना कई बार कंपल्शन भी बन सकता है, तो जस्ट बी प्रिपेयर्ड अबाउट इट. ध्यान से सुनते जाइए, ध्यान से समझते जाइए कि क्या है फिलोसॉफिकल एसे में और ये मसला क्यों खड़ा करता है और दिक्कत क्या है. देखो, फिलोसॉफिकल एसे पे जाने से पहले जानना पड़ेगा कि व्हाट इज फिलोसफी. क्या है फिलोसफी? देखो, फिलोसफी हम कहते हैं कि यार तू फिलोसफी में बहुत फिलोसफिकल बात कर रहा है, ज्यादा फिलोसफी मत झाड़, ठीक है. फिलोसफी इज वे ऑफ स्टडी, वे ऑफ स्टडी ऑफ एग्जिस्टेंस. वे ऑफ स्टडी ऑफ एग्जिस्टेंस. क्या एग्जिस्टेंस? देखो, 2 चीजें हैं, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल. ठीक है, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल. फॉर एग्जांपल, जो चीज आप छू सकते हैं दैट इज टेंजिबल, जो चीज आप छू नहीं सकते दैट इज इनटेंजिबल. जैसे फॉर एग्जांपल गाड़ी है, गाड़ी का एग्जिस्टेंस जो है दैट इज टेंजिबल. लेकिन फिर एक चीज आती है कि आपने किसी को नमस्ते किया, किसी को ग्रीट किया. उस नमस्ते के पीछे, उस ग्रीट करने के पीछे जो आपने एक्शन किया है, इस एक्शन को कहा जाता है सोशल नॉर्म. ध्यान से समझें, एक्शन जो भी होता है उसे कहते हैं हम सोशल नॉर्म. लेकिन इस सोशल नॉर्म के पीछे कारण छुपा होता है. अगर आपने किसी को ग्रीट किया है, किसी को नमस्ते किया है, तो दैट शोज कि आप उस इंसान की क्या करते हैं? रिस्पेक्ट करते हैं. इसका मतलब रिस्पेक्ट क्या कर रही है? एग्जिस्ट कर रही है. बट कैन द रिस्पेक्ट बी टच्ड? नो, इट इज इंटेंजिबल. बस वही चीज है फिलोसफी. अब फिलोसफी कहती है कि द थिंग्स विच आर इंटेंजिबल एंड एग्जिस्टिंग, उनकी स्टडी को क्या कहा जाता है? फिलोसफी कहा जाता है. कि व्हाट इज रिस्पेक्ट? अब हमने क्या कहा कि कार एग्जिस्ट कर रही है, कार को आप टच कर सकते हैं, ये बोर्ड है, मैं इसे टच कर सकता हूं, इसके एग्जिस्टेंस पर सवाल उठेगा कि कैसे बोर्ड आया था, ऑब्जेक्टिव चीजें हो जाएंगी. लेकिन फिर इंटेंजिबल चीजें हैं, लव इंटेंजिबल है, एंगर इंटेंजिबल है, ठीक है, पेशेंस इंटेंजिबल है. वही सारी चीजें जो हम आमतौर पर रोजमर्रा बातें भी करते हैं, रिस्पेक्ट, ग्रीड, लेकिन ये सारी चीजों को टच नहीं किया जा सकता. लेकिन ये भी इंसान के जीवन में एग्जिस्ट करती हैं और एक रोल प्ले करती हैं. और वही सारी चीजें तो इंसान के एक्शन को क्या करती हैं? अफेक्ट करती हैं. इंसान का एक्शन जब सोसाइटी में करता है तो उसे क्या कहते हैं? सोशल नॉर्म कहते हैं. नॉर्म शब्द आता है नॉर्मल से, और हर एक सोशल नॉर्म के पीछे, हर एक एक्शन के पीछे क्या छुपी होती है? एक कारण छुपा होता है. उस कारण को कहते हैं वैल्यू. जैसे हमने यहां पर एग्जांपल लिया कि आप घर से बाहर निकले और आपने किसी को नमस्ते करी. नमस्ते करना, ग्रीट करना क्या है? एक सोशल नॉर्म है. लेकिन सोशल नॉर्म के पीछे एक कारण छुपा है. उस सोशल नॉर्म का कारण है वैल्यू. सोसाइटी में बहुत सारी वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं. लव इज अ वैल्यू, रिस्पेक्ट इज अ वैल्यू, ठीक है, शेयरिंग इज अ वैल्यू, तो बेसिक नेशनलिज्म इज अ वैल्यू. तो ऐसी चीजें जिनको आप छू नहीं सकते लेकिन वो एग्जिस्ट करती हैं, उनके एग्जिस्टेंस को क्या कहा जाता है? उनके एग्जिस्टेंस की स्टडी को क्या कहा जाता है? फिलॉसफी कहा जाता है. ठीक है. अब फिलॉसफी बहुत ही ज्यादा सब्जेक्टिव होती है. सब्जेक्टिव से मेरा मतलब क्या है कि 1 पर्सन टू अनदर पर्सन ये वेरी कर सकती है. एक पर्सन जो कह रहा है, जैसे हम बात करते हैं कि बुद्धिज्म में क्या कहा गया कि सोल को ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई, सोल पर ज्यादा बात नहीं की गई. लेकिन जैनिज्म सिर्फ किस पे बात कर रहा था? सिर्फ और सिर्फ सोल पे बात कर रहा था कि सोल ही है जो कुछ है. फिर बुद्धिज्म में गॉड को लेकर कोई ज्यादा बात नहीं की गई, लेकिन जैनिज्म में कहा गया गॉड है ही नहीं, देयर इज नो गॉड. ठीक है. उसके बाद अगर हम बात करें आगे चलकर, हर एक रिलीजन की बात करें, हर एक फिलॉसफी की बात करें, फिलॉसफी में देयर इज अ स्कोप ऑफ डायसेंट.
एक इंसान जो चीज मानता है, एक इंसान के लिए जो रिस्पेक्ट का मतलब है वो दूसरे इंसान से बिल्कुल क्या हो सकता है, अलग हो सकता है। एक इंसान को लगता है कि बड़ों के सामने चुप रहना, उन्हें नमस्ते करना, ग्रीट करना, यही एक रिस्पेक्ट है। लेकिन एक दूसरा इंसान है जो बड़ों के सामने बहुत बोल्ड तरीके से बात करता है, लेकिन उसके लिए वो डिसरिस्पेक्ट करना नहीं है, उसके लिए रिस्पेक्ट का मतलब ही कुछ और है। तो हर एक इंसान के लिए चीजों का यानी वैल्यू का मतलब अलग अलग हो सकता है। लेकिन इसीलिए यहां पर बात फंस जाती है कि सिक्योरिटी में, इन्वायरमेंट में सारी चीजें ऑब्जेक्टिव हैं, फैक्ट्स हैं आपके पास लिखने के लिए, लेकिन फिलॉसफी विच इज सब्जेक्टिव, वो आपके सामने सवाल खड़ा कर देती है कि अब मैं क्या लिखूं। तो फिलोसॉफिकल एसे की रिक्वायरमेंट क्या होगी? फिलोसॉफिकल एसे की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट और उसके चैलेंजेस। रिक्वायरमेंट है कि आपको डीपर अंडरस्टैंडिंग चाहिए होगी। डीपर अंडरस्टैंडिंग किस चीज की? जो मैंने अभी बताया, लाइफ की, ह्यूमन नेचर की, एग्जिस्टेंस की, वैल्यूज की, इन सब चीजों की आपको डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए होगी। अब डीप अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन नेचर आप कैसे स्टडी कर सकते हैं? जैसे एग्जांपल लें कि ह्यूमन नेचर में क्या क्या है। ह्यूमन नेचर में लव, ह्यूमन नेचर में एंगर, ह्यूमन नेचर में पेशेंस, ह्यूमन नेचर में सेक्रीफाइस, ह्यूमन नेचर में सोरो, दुख, ह्यूमन नेचर में हैप्पीनेस, कोई इंसान दुखी होता है, सुखी होता है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। ह्यूमन नेचर, लाइफ, हर चीज की डीपर अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि मतलब क्या है, इन सब चीजों का मतलब क्या है भैया, व्हाट डज दे मीन। अगर ये मतलब ही नहीं पता होगा तो कभी आप फिलोसॉफिकल ऐसे लिख ही नहीं पाएंगे। अब ये डीपर अंडरस्टैंडिंग आती कहां से है, फिर ये भी सवाल खड़ा होता है। ये डीपर अंडरस्टैंडिंग आती है डीपर एंगेजमेंट से। डीपर एंगेजमेंट से। अब डीपर एंगेजमेंट का मतलब है कि आप अपने आप को उस चीज में क्या कर रहे हैं, इन्वॉल्व कर रहे हैं, आपने अपने आप को उसमें पुट किया है और तब वो चीजें आएंगी। लेकिन सिर्फ पुट कर देने से नहीं कि आप हैप्पी हैं तो आपने हैप्पी मूड में खुद को पुट कर दिया है, आप एंगर में हैं तो आपने एंगर में खुद को पुट कर दिया है। डीपर एंगेजमेंट हमेशा आता है ऑब्जर्वेशन से, हमेशा ऑब्जर्वेशन से ही आता है डीपर एंगेजमेंट। यानी जब तक आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते चीजों को, तब तक आप चीजों की समझ बिल्डअप नहीं कर पाएंगे। और जब तक आपको समझ बिल्डअप नहीं होगी तो ये सारी बातें आपके लिए फिजूल की बातें होंगी। इसीलिए आप फिलोसॉफिकल एसे छोड़कर आते हैं। समझे? फिलोसॉफिकल एसे छोड़ने का मतलब क्या है? ये दिखाता है कि आपके अंदर किस चीज का लैक है, ऑब्जर्वेशन का। ऑब्जर्वेशन का लैक है तो किस चीज का लैक है, आप डीपर एंगेज नहीं है। एंड डीपर एंगेज रिक्वायर द करेज। इन्वायरमेंट पे कोई भी लिख लेगा, सिक्योरिटी पे कोई भी लिख लेगा, कोई भी लिख लेगा रोल ऑफ वुमेन इन द इकोनॉमी पे, कोई भी लिख लेगा आपकी चाइल्ड मैरिज पे, कोई भी अच्छी रिपोर्ट लिख लेगा, आर्गुमेंट फेवर अगेंस्ट लिख लेगा। लेकिन जब बात आएगी फिलोसॉफिकल एसे की, सब लोग पतली गली से साइड निकल लेंगे। क्यों? ऑब्जर्वेशन नहीं है, चीजों का मतलब नहीं पता है। और चीजों का मतलब नहीं पता है तो यूपीएससी जानबूझ के पुट कर रहा है ऐसे। आपके सामने सीएसएफ एलईसी के एग्जाम में 6 में से 3 ऐसे अगर मानकर चले फिलोसॉफिकल, मैं तो 4 मानकर चल रहा हूं कि कल्चर ऑफ फूड को भी मैं अगर दूसरे एंगल से लेकर चलूंगा। यूपीएससी कह रहा है कि भैया आई एम रिक्रूटिंग द लीडर्स, द ऑफिसर्स, leaders who will be becoming the officers, so basically they must have the understanding। अब तुम्हें पता ही नहीं है कि एम्पैथी का मतलब क्या होता है, what is actually the empathy, तो how will you as a leader train others in empathy? ये तुम्हें पता ही नहीं सैक्रिफाइस का मतलब क्या है, तुम प्रैक्टिस ही नहीं करते सैक्रिफाइस और तुम्हें मतलब ही नहीं पता, तो how will you teach someone कि what is sacrifice as a leader? You want to become a leader, लेकिन आपको पता ही नहीं है सैक्रिफाइस का मतलब क्या है। दैट इज द इशू। इसीलिए फिलोसॉफिकल ऐसे की जब भी बात आएगी सब लोग साइड से निकल लेंगे कि नहीं, इसको टच नहीं करना है। ठीक है? ऑब्जर्वेशन पे बड़ा एक सिंपल सा स्टेटमेंट देता हूं कि द पर्सन हु डज नॉट ऑब्जर्व द थिंग्स अराउंड हिम इज समटाइम्स अनहैप्पी। द पर्सन हु डज नॉट ऑब्जर्व द थिंग्स अराउंड हिम इज समटाइम्स अनहैप्पी, बट द पर्सन हु डज नॉट ऑब्जर्व द थिंग्स इनसाइड हिम इज शॉर्ट अनहैप्पी। इसीलिए ह्यूमन नेचर पर अपने अंदर चल रहे गुस्सा, प्यार, पेशेंस, सैक्रिफाइस, अपने थॉट्स को अगर आपने ऑब्जर्व नहीं किया है तो आप एंगेज नहीं हुए, आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगी। जब तक अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगी आपको चीजों का कारण पता नहीं लगेगा, और जब तक कारण नहीं पता लगेगा तो हाउ वुड यू बी हैप्पी। तो ऐसे यहां पर ये बात हो जाएगी कि जो आपका फिलोसॉफिकल ऐसे है उसमें दिक्कत ही आ जाती है आप लोगों को कि आपको समझ पैदा नहीं हुई है, और समझ पैदा नहीं हुई है तो कैसे आप ऐसे लिख पाएंगे।
उसके बाद अगली चीज ये आ जाती है कि सर समझ कैसे पैदा करें। बेटा समझ पैदा होती है व्हेन यू रीड अबाउट द थिंग्स एंड व्हेन यू ऑब्जर्व अबाउट द थिंग्स एंड व्हेन यू प्रैक्टिस द थिंग्स। अब ये तो एक पूरा लंबा प्रोसेस है। पता आप सबको चीजें हैं, लेकिन बस आप लोगों ने कहां मिस आउट की हैं चीजें? ऑब्जर्वेशन पे मिस आउट की हैं। आपने जीवन में कुछ ऑब्जर्व नहीं किया अपने ह्यूमन नेचर के बारे में, आसपास के नेचर के बारे में, तो आप एंगेज नहीं हुए चीजों में, इसलिए आपको फिलोसफिकल एसे हमेशा ही मुश्किल लगेगा। अदरवाइज फिलोसफिकल एसे के फायदे बहुत ज्यादा हैं। फायदे कैसे बहुत ज्यादा हैं? अगर आपने लिखा, ये क्या करता है आप लोगों को स्कोप देता है। किस चीज का स्कोप देता है? अपने व्यूज एंड ओपिनियन देने का। व्यूज एंड ओपिनियंस क्या होते हैं? दे आर सब्जेक्टिव, जो गलत नहीं है और जो सही नहीं है, यानी वो पर्सन टू पर्सन क्या कर सकते हैं? वेरी कर सकते हैं। इसलिए वहां पर आपको फ्री स्कोप मिलता है कि आप जो मर्जी मन में आए, जिस भी आइडिया के बारे में आपको लिखना है वो आप लिख सकते हैं। लेकिन जब आप फ्रीली लिखते हैं तो ये एक चैलेंज भी पैदा कर देता है कि अगर आपका माइंडसेट या आपकी सोच क्योटिक चल रही है एंड इट मे नॉट रिजेंबल विद द असेसर, तब आपके लिए एक सवाल खड़ा हो जाएगा, नंबर नहीं आएंगे। तो अगर आपने फ्रीली लिखा, फ्री लिखने पर आपके थॉट्स अलाइंग हुए, किसके साथ अलाइंग हुए? एग्जैक्टली जो चीज एग्जिस्ट करती है, सामने वाला जो चेक कर रहा है उसके साथ अलाइंग हो गए, तो आपको नंबर तो अच्छे मिलेंगे। लेकिन अगर बड़ी क्योटिक से आपने व्यूज एंड ओपिनियंस लिखे हैं जो क्लैश कर रहे हैं, आपस में ही क्लैश कर रहे हैं, डीपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो बेटा मार्क्स नहीं आएंगे एंड इट विल गो वेस्ट। फिर चैलेंज क्या आता है? चैलेंज, अगर हम चैलेंज की बात करें, चैलेंजेस साइकोलॉजिकल एसे में सबसे बड़ा, फिलोसफिकल एसे में यह है कि आप लोग दिए गए एसे को मिस इंटरप्रेट करते हैं। अगर आपने उसे मिस इंटरप्रेट कर लिया, आपको यही समझ में नहीं आएगा कि व्हाट इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन, मुझे इस एसे में एक्सप्लेन क्या करना है, तो जो भी आप लिखेंगे वो एसे इररिलेवेंट हो जाएगा। अब ये पता कैसे लगे कि मैं उसको सही क्या करूं? इंटरप्रेट करूं। इंटरप्रेट तो आप तब सही करेंगे, जैसे मैंने कहा कि आप में दिक्कत क्या आ रही है, यू पीपल डज नॉट ऑब्जर्व द थिंग्स, और जब वो ऑब्जर्व नहीं करते तो कैसे आपको सही इंटरप्रिटेशन पता लगेगा? ये अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। अब ऐसे लिखते वक्त अगर आपको टर्म्स के बारे में नहीं पता, ठीक है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, अगर आपको ब्यूटी की डेफिनेशन नहीं पता, ब्यूटी होती क्या है, अगर आपको जॉय के बारे में नहीं पता, तो आप लिखेंगे क्या? इसीलिए आपको पता होना जरूरी है कि व्हाट इज एक्चुअली अ ब्यूटी, व्हाट इज एक्चुअली अ जॉय, दोनों को जोड़ दो, दैट्स इट। व्हाट इज एक्चुअली विजडम, व्हाट इज एक्चुअली साइंस, दोनों को जोड़ दो, बन गया। इसीलिए वो जो टर्म्स हैं जो फिलोसफिकल ऐसे में आपसे पूछी जा रही हैं, पेशेंस पे बात आ जाएगी, इक्वलिटी पे बात आ जाएगी, बहुत सारी चीजें हैं, उनका ऑब्जर्वेशन जो है वो आप नहीं करते हैं, मतलब नहीं पता है, इसलिए आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी। इसीलिए हमें क्या करना है, व्हाट इज रिक्वायर्ड। बहुत हो गई बात कि चैलेंज क्या है, अब हम बात करते हैं रिक्वायरमेंट क्या है भैया। अब रिक्वायरमेंट देखो, यहां पे रिक्वायरमेंट की बात करता हूं कि फिलोसफिकल एसे में सबसे पहले रिक्वायरमेंट है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है? थिंकिंग अबाउट इट, सोचो। जैसे आपके सामने ये ऐसे पड़ा हुआ है, थिंक ऑफ ब्यूटी एंड जॉय फॉर एवर। अब इस बात पर ये स्टेटमेंट है, आप इस पर सोचने लग गए कि क्या होती है ब्यूटी, क्या होता है जॉय। जो भी आपके दिमाग में आ रहा है उसको लिखो। फ्री फ्लो, फ्री फ्लो, फ्री फ्लो का मतलब है अपने आइडियाज को सेंसर मत करो, डोंट सेंसर। सेंसर का मतलब नहीं ये मन में आया कुछ की ब्यूटी तो ये होती है, ओ ये नहीं लिखना इससे, मैं नहीं, ये नहीं सोचूंगा, इसे कहते हैं सेंसरशिप। पहले जो आ रहा है उसको आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करते वक्त जो भी थॉट आएगा उसे फ्री फ्लो में पॉइंट्स की फॉर्म में लिख लेना है। लिखने का मतलब है कि आप उसका एक बनाएंगे रफ स्केच उस एसे का। आपने रफ स्केच बना दिया, जब फ्री फ्लो सेंसर आ गया तो ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद आप अगली चीज क्या करेंगे? आउटलाइनिंग करेंगे। आउटलाइनिंग का मतलब क्या है कि आप उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर तैयार करेंगे कि मैं पहले क्या लिखूंगा, उसके बाद क्या लिखूंगा। अब जो चीज आपके दिमाग में आ रही थी कि नहीं ये नहीं लिखनी है मैंने, अरे अभी तो बताया बेटा कि फिलोसफिकल एसे क्या है, जस्ट व्यू एंड योर ओपिनियंस है, योर व्यूज एंड ओपिनियंस, जो ना सही है और ना वो गलत है। आपको अपने व्यूज एंड ओपिनियंस फ्रीली लिखने हैं, लेकिन वो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लिखने हैं। अगर कोई चीज आपके लिए, जैसे मैंने भी एग्जांपल दिया था कि एक इंसान के लिए जो रिस्पेक्ट है
रिस्पेक्ट करना है दूसरे इंसान के लिए वो क्या हो सकता है कि नहीं, ये तो मतलब ही नहीं रिस्पेक्ट का, मतलब क्या, दोनों का चेंज है। एक इंसान के लिए जो लव की डेफिनेशन है वो दूसरे इंसान के लिए बिल्कुल अलग हो सकती है, एक इंसान के लिए जो ब्यूटी की डेफिनेशन है वो दूसरे इंसान के लिए बिल्कुल अलग हो सकती है। तो बेटा ऐसे तो पर्सन टू पर्सन क्या करेगा, हमेशा क्लैश करेगा ही करेगा। आगे बात समझ में, आपको डरना नहीं है कि यार अगर मैंने कुछ लिखा और एग्जामिनर को पसंद नहीं आया तो मेरे नंबर काट लेगा, मतलब वो नहीं है कि क्लैश कर जाएगा। मतलब ये है कि आपने उस वर्ड को, उस सेंटेंस को सही समझा है और सही एक्सप्लेन कर दिया है। अब सही का मतलब है ढंग से, ढंग से का मतलब है कि आप लोगों को जब ये आउटलाइन स्ट्रक्चर करनी है तो आपको आनी चाहिए क्लैरिटी एंड प्रिसीजन। क्लैरिटी एंड प्रिसीजन। अगर आपको ब्यूटी पे क्लैरिटी नहीं है, जॉय पे क्लैरिटी नहीं है, रिस्पेक्ट पे क्लैरिटी नहीं है, पेशेंस पे क्लैरिटी नहीं है, तो आप अच्छा ऐसे नहीं लिख पाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है। ब्रेनस्टॉर्मिंग में हर तरीके के थॉट्स आएंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। आपके अकॉर्डिंग कह रहा हूं मैं, मतलब कुछ पॉइंट्स को आप क्या समझेंगे कि यार ये तो पॉजिटिव पॉइंट है, ये क्या है, नेगेटिव पॉइंट है। आप नेगेटिव पॉइंट को शुरुआत से क्या करना शुरू कर देंगे, सेंसर करना शुरू कर देंगे कि नहीं नहीं ये नहीं लिखूंगा। बस फिलोसफिकल एसे में ये नहीं करना, क्योंकि फिलोसफिकल एसे में दो चीजें चलेंगी, थीसिस एंड एंटीथीसिस। जैसे अगर मैं नॉर्मल एसे से बात करूं तो आप लिखते हैं एक टॉपिक में जाकर चैलेंजेस लिखते हैं कि हाँ ये तो अच्छा हुआ है लेकिन ये चैलेंजेस है। बस ऐसा कुछ यहां पर भी है, बस उसको क्या नाम दिया गया है, थीसिस एंड एंटीथीसिस। ब्यूटी पर दिया आपने, रिस्पेक्ट पर कोई चीज लिखी है आपने, पेशेंस पर कोई चीज लिखी है आपने लव पर कोई चीज लिखी, विजडम पर कोई चीज लिखी, लेकिन उसका एंटीथीसिस की ऐसा जो नेगेटिव पॉइंट आपके दिमाग में आ रहा है, दैट इज द एंटीथीसिस। लेकिन वो नेगेटिव पॉइंट आपने प्रेजेंट कैसे किया है, उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर चाहिए होगा। इसीलिए हमेशा फ्रीली ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, फ्रीली ब्रेनस्टॉर्मिंग करें। अच्छा सा थिंकिंग जो प्रोसेस आपके डेवलप हुआ है उसमें जितने भी थॉट्स आए उनको स्केच करें। स्केच करने के बाद उसकी आउटलाइनिंग यानी स्ट्रक्चर तैयार करें, और स्ट्रक्चर जो है वो क्लैरिटी के साथ तैयार करें कि पहले ये चीज लिख रहा हूं, उसके बाद ये चीज लिख रहा हूं। ओके, अब ब्रेनस्टॉर्मिंग हो गई, स्ट्रक्चर हो गया, क्लैरिटी प्रेजेंस से आपके ये सारी चीजें डेवलप हो गई, थीसिस एंड एंटीथीसिस। इसमें आप इस्तेमाल करें एग्जांपल्स का, और एग्जांपल्स जो हैं वो नॉर्मल, नॉट हाइपोथेटिकल, जो एग्जिस्टेंस हैं। एग्जिस्टेंस कहां से उठाएंगे एग्जांपल, सोसाइटी से, ह्यूमन नेचर से, किसी एग्जांपल से, न्यूज से उठाएंगे कि ऐसा हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली एग्जांपल्स आपकी थीसिस को क्या प्रोवाइड करा देगा, एक फैक्ट के रूप में प्रोवाइड करा देगा। जो आप बाकी एसेस में लिखते हैं ना, फैक्ट लिखते हैं कि परसेंटेज इतना चल रहा है, इतना चल रहा है, तो फैक्ट यहां पर कैसे आएगा, आपके एग्जांपल्स के रूप में आएगा। ओके, उसके बाद ब्रेनस्टॉर्मिंग भी होगी, आउटलाइनिंग भी होगी, ऐसे आपने प्रेजेंट कर दिया। लेकिन सबसे जरूरी चीज है इसका इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन क्या है, इंट्रोडक्शन में जैसे मैंने कहा था कि आप लोग किसी भी एक चीज को पहले क्या करें, इंटरप्रेट करें। इंटरप्रेट और अंडरस्टैंडिंग में दोनों में फर्क होता है। इंटरप्रेट आपकी अंडरस्टैंडिंग है, अंडरस्टैंडिंग इज अ ऑब्जेक्टिव टर्म, अंडरस्टैंडिंग को कहते हैं समझ। अब मान लो मैंने एक शब्द कह दिया रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट जो शब्द है वो आपकी अंडरस्टैंडिंग एक इंसान से दूसरे इंसान की क्या हो सकती है, अलग हो सकती है। दैट इज द इंटरप्रिटेशन, कि मेरा इंटरप्रेशन ये है, मेरा कोनोटेशन ये है। तो बेसिकली इंटरप्रेट करें कि आप क्या मानते हैं ब्यूटी को, आप क्या मानते हैं रिस्पेक्ट को, आप क्या मानते हैं विजडम को, आप क्या मानते हैं पेशेंस को, और उसे इंट्रोडक्शन में क्या करें, एक्सप्लेन करें। यानी आपको इंट्रोडक्शन में अपना इंटरप्रेशन लिखना है, जो भी फिलोसफिकल, मान लो यहां पर ब्यूटी और जॉय है, तो आप इन दोनों को एक्सप्लेन करें और आपस में करें इंट्रोडक्शन में कि व्हाट इज ब्यूटी एंड व्हाट इज जॉय, और बाद में उसमें कनेक्शन बिल्डअप कराएं। तो बेसिकली आपको एक्सप्लेन करना है, एंड दिस इंटरप्रेशन मस्ट बी थॉट प्रोवोकिंग, यानी सोचने पर मजबूर करे। ऐसा नहीं है कि हाँ ब्यूटी ये होता है, सुंदर चीजें दिखती हैं, दैट्स इट। कुछ ऐसा एक्सप्लेन करो जिससे सामने वाला पढ़ने पर क्या हो, मजबूर हो। इसमें आप एग्जांपल्स भी ले सकते हैं, यानी इंट्रोडक्शन में आप क्या ले सकते हैं, एग्जांपल ले सकते हैं कि दिस इज अ थिंग, ठीक है। और आपने मान लो ब्यूटी का एक्सप्लेन कर दिया थोड़े से एग्जांपल से कि एक इंसान है, ही वेंट फॉर द ट्रिप इन द हिमालयाज, एंड उसको वहां पर ये चीजें दिखी, एंड द थिंग्स वर, वो वापसी आया और वापसी आके वो हमेशा उन पिक्चर्स को देखता था। अब उसने पिक्चर्स क्यों ली थी, क्योंकि वो चीज को क्या लगी थी, खूबसूरत लगी थी, ठीक है। और जब वो खूबसूरत लगी, यानी ब्यूटी तो उसकी नजरों में है, और जब वो उन पिक्चर्स को दोबारा देखता है तो वो उन्हीं जो अच्छे मोमेंट्स हैं जो उसने ट्रिप पर बिताए थे उनको क्या कर रहा है, याद कर रहा है, दैट इज जॉय। तो आप अपनी इंट्रोडक्शन में ऐसी चीज उठाकर लेकर आए कि अच्छा एग्जांपल से उठाया है, इंटरप्रिटेशन से उठाया है। फॉर एग्जांपल यहीं पर एक टॉपिक है, इसको अभी एक्सप्लेन करने वाला हूं मैं। आई थिंक ऑफ ब्यूटी जॉय फॉरएवर। ब्यूटी क्या है, खूबसूरती। अब खूबसूरती की डेफिनेशन सबके लिए अलग अलग हो सकती है। किसी को कोई कलर पसंद है, किसी को कोई कलर पसंद है, किसी को बीचेस पसंद है, किसी को माउंटेन्स पसंद है, किसी को जंगल बहुत खूबसूरत लगते हैं, किसी को डेजर्ट बहुत खूबसूरत लगता है। ब्यूटी इज पर्सपेक्टिव। ये सारा सारा क्या है, आइडियोलॉजी। अब आप कहीं घूमने गए, जंगल में घूमने गए, आपने बहुत सारी पिक्चर्स ली,
अब जंगल आपको क्या लग रहा था? खूबसूरत लग रहा था। आपने पिक्चर्स ले ली, अब आप घर आ गए, ठीक है, आपने दोस्तों की पिक्चर दिखाई, आप अकेले बैठे, आराम से बैठे हुए। अब आपने फोन निकाला या वो एल्बम निकाली और पिक्चर्स आप देख रहे हैं। तो जैसे आप पिक्चर देखेंगे, देयर विल बी स्माइल ऑन योर फेस, यानी यू विल बी लिविंग दोज मोमेंट वंस अगेन, जब आप ट्रिप पर गए थे। और जब आप वो मोमेंट दोबारा फील करेंगे, वो खुशी फील करेंगे ट्रिप की, जब आप जंगल में गए थे, तो दैट इज नोन एज द जॉय। अब आपने इसको इंट्रोडक्शन में डाल दिया कि पर्सन वेंट फॉर द ट्रिप, ही फेल्ट द ब्यूटी और द सेरेनिटी ऑफ द जंगल, द फ्लोरा, एंड ही फाउंड फ्लोरा एंड फौना वेरी इंटरेस्टिंग ओवर देयर, एंड ही क्लिक पिक्चर्स, एंड व्हेन ही केम बैक ही लुक्ड अपॉन दैट पिक्चर एंड गॉट द जॉय। अपने ब्यूटी और जॉय को क्या कर दिया? एक्सप्लेन कर दिया है। नाउ गो विद, अब उसमें चलना शुरू करो कि ब्यूटी होती क्या है। कि ब्यूटी वो होती है जो किस इंसान को क्या दे? कंटेनमेंट दे, खुशी दे। जॉय क्या है? कि उस कंटेनमेंट को बार बार हमेशा के लिए क्या करना है? फील करना है, हमेशा के लिए फील करते हुए। यानी ब्यूटी कभी भी फेड नहीं होती है, जो रियल ब्यूटी होती है। तो आप इसलिए इंट्रोडक्शन को बड़ा ही थॉट प्रोवोकिंग रखें। और मैं तो आपको ये कहूंगा कि आप एग्जांपल्स उठाकर एक्सप्लेन करें किसी भी चीज को। जब एग्जांपल्स उठाकर एक्सप्लेन करेंगे तो सीधे तौर पर सामने वाले को मजा आएगा पढ़ने में कि अच्छा ठीक है, इसने लिखा क्या है, मैं जरा पढ़ के तो देखता हूं। इंट्रोडक्शन पुट करें, ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, फ्रीली लिखें, ठीक है। और फिर फ्रीली में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ जाएंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ब्यूटी है, ब्यूटी का नेगेटिव क्या जाएगा कि भैया ब्यूटी है, ब्यूटी खुशी देती है, लेकिन कुछ आज के टाइम में ब्यूटी क्या हो गई? डेफिनेशन उसकी कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, मतलब आपस में सुपरफिशियल हो गई है। लोग फिजिकल अपीयरेंस को क्या देख रहे हैं? ब्यूटी के रूप में देख रहे हैं, इसलिए ब्यूटी का डेफिनेशन आज के टाइम में क्या हो गया? चेंज हो गया, ठीक है। जैसे जॉय भी क्या हो गया? जॉय शॉर्ट टर्म हो गया आज के समय में, दैट्स इट। तो बेसिकली फिलोसफिकल ऐसे को आपको ऐसे चलना है। एंड फिलोसफिकल ऐसे एक्सपेक्ट करना एक तो आएगा ही आएगा, तय है, ठीक है। 6 में से मुझे पता है कि आप लोगों को 4 लिखने, आप उसे छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर CISF LDC जैसा कुछ हो गया तो लिखना कंपल्शन होगा। लिखने का मैंने आपको आइडिया दिया है कि आपको करना क्या है। आपको सिर्फ ये करना है कि आपको बेटर इंट्रोडक्शन लेकर आना है। बेटर इंट्रोडक्शन में जो भी आपका इंटरप्रेशन है उन शब्द को लेकर, विजडम को लेकर, पेशेंस को, कुछ भी आ जाए, हैप्पीनेस को लेकर आ जाए, आपका मतलब क्या है हैप्पीनेस को लेकर, उसको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करें इन अ पैराग्राफ, और फिर जाकर उसको इलेबोरेट करना शुरू कर दें, ठीक है। दैट विल फेच यू मोर मार्क्स। फिर क्या करना है, और वो कैसे आएगा? ब्रेनस्टॉर्मिंग करने से। उसमें पॉजिटिव नेगेटिव थॉट्स को आने दे और स्केच बनाएं कि मुझे क्या पहले रखना है, क्या कैसे डेवलप करना है, क्या नहीं करना है। नॉट टू डू, नॉट टू डू में सबसे बुरी चीज रेपिटेशन नहीं करना है। बार बार एक ही बात नहीं लिखनी है। रेपिटेशन में लोग मर जाते हैं। ये ऊपर वही लिख दिया है, बाद में वही लिखने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा सबसे ज्यादा होता है फिलोसफिकल एसेज में, ठीक है। उसके बाद रेपिटेशन के बाद सुपरफिशियल नहीं होना है। सुपरफिशियल का मतलब है कि जो आपके दिमाग में आ रहा है लिखो उसे, ओरिजिनल थॉट्स ओरिजिनल लिखो, उसको फैब्रिकेटेड करके मत लिखना, ओरिजिनल लिखो, ठीक है। कि नहीं ये बस शब्द सही होने चाहिए, आपके शब्द सही होने चाहिए। यानी आपको लैंग्वेज पर भी ध्यान देना है। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट लैंग्वेज नहीं लिखनी है, ऐसे शब्द नहीं लिखने जो समझ में ही ना आए पढ़ने वाले को। सिंपल एंड इलेबोरेटिव, सिंपल एंड इलेबोरेटिव लैंग्वेज लिखनी है, जिसका मतलब साफ समझ में किसी इंसान को ऐसे समझाना, ऐसे लिखना कि जो किसी इंसान को आप 17-18 साल के इंसान को समझा रहे हो जिसे दुनिया की ज्यादा समझ में नहीं है। तो फिलोसफिकल एसे सिर्फ ऐसा है कि आप किसी को ज्ञान दे रहे हो, इस तरीके से समझना। बाकी ऐसे में तो आपको क्या लगता है कि आप अपना ज्ञान शो कर रहे हो कि अच्छा ऐसा होता है, रोल ऑफ वुमेन इन द इकोनॉमी ये है, रोल ऑफ वुमेन इन द स्पोर्ट्स ये है, सिक्योरिटी के ये चैलेंजेस हैं, ऐसे बेटर किया जा सकता है। आप अपना ज्ञान शो कर रहे हो। लेकिन फिलोसफिकल ऐसे में सिर्फ इतना सा है कि मान लो आपके सामने एक 16, 17, 18 साल का बच्चा बैठा है और आप उसको उस आइडिया के बारे में समझाना चाहते हो, तो बहुत सिंपल और इलेबोरेटिव लैंग्वेज में रखना, रेपिटेशन बार बार मत करना, क्लियर एंड कंसाइज रहना है। और क्लियर एंड कंसाइज तभी हो पाओगे अगर इनमें से सबसे पहले चीज, रीड द क्वेश्चन केयरफुली, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, क्या नहीं करना है बेसिकली, और करते हैं वो लोग हरी में पढ़ते हैं, रीड इन अ हरी, जल्दी पढ़ा और आगे बढ़ गए, ये मसला क्रिएट कर देगा आपके लिए। डोंट रीड इन हरी, डू द ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग के करने के बाद लैंग्वेज को बहुत सिंपल एंड इलेबोरेटिव रखें, सुपरफिशियल ना हो, ओरिजिनल थॉट लिखें, ठीक है। फिर ये पिछले आपके प्रीवियस ईयर पेपर के एग्जांपल्स मैंने आपके सामने रख दिए हैं कि आपके सामने आएगा ही आएगा, और ये 2026 में तो देख ही लो आपके सामने क्या हुआ, ठीक है। नाउ द फर्स्ट एसे वी आर डिस्कसिंग इज, मैं आपको कुछ एसेज मॉडल आंसर्स आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा, उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्या होता है, बेसिकली क्या करना होता है। जैसे अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, ये ऐसे क्या कह रहा है कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। वही दो वर्ड्स आ गए यहां पर, एक तो क्या आ गया, ब्यूटी आ गया, दूसरा क्या आ गया, जॉय। तो आपको तो पहले कंसेप्ट समझाना पड़ेगा। अगर हम बात करें इस पूरे स्टेटमेंट की, तो ये स्टेटमेंट आती है जॉन कीट की पोएम से।
एडमियन, ठीक है, उसकी एक पोएम है जॉन कीट की। फिर इसी आइडिया को लगभग अगर देखा जाए तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने भी एक्सप्लेन किया है इन द पोएम। विलियम वर्ड्सवर्थ हैं जिनकी एक बड़ी फेमस पोएम है डैफोडिल्स। आई थिंक कुछ लोगों ने पढ़ी भी होगी, डैफोडिल्स में एक्सप्लेन किया गया उन्होंने। उससे पहले जो आइडिया है, ये जो स्टेटमेंट ही है, पहली स्टेटमेंट, दिस इज द ओपनिंग लाइन ऑफ द एडमोनियन, जो कि एक पोएम है जॉन कीट की। वहां पर दिखाया गया कि थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉरएवर। अब बात आ गई कि व्हाट इज ब्यूटी एंड व्हाट इज जॉय। ब्यूटी क्या है? साफ सिंपल शब्दों में ब्यूटी का और जॉय का आपको क्या पता होना चाहिए, मतलब। लेकिन ए पर्सन का और बी पर्सन का मतलब क्या होगा, अलग होगा, क्योंकि ये ऐसे सब्जेक्टिव है, ये टॉपिक ही सब्जेक्टिव है। कोई चीज मुझे खूबसूरत लग सकती है, शायद वो चीज आपको खूबसूरत ना लगे। इसीलिए मेरे लिए ब्यूटी का डेफिनेशन अलग है, आपके लिए ब्यूटी का डेफिनेशन अलग है। इसीलिए बात आती है कि आपको ब्यूटी और जॉय को क्या करना है, इंटरप्रेट करना है। अब मैं साफ इंटरप्रिटेशन बताऊं, ब्यूटी क्या होती है? विच गिव्स यू हैप्पीनेस। ब्यूटी गिव्स यू हैप्पीनेस, आपको खुशी देती है, ठीक है। जैसे ही आपने उसे देखा, यानी यू सॉ इट, यू फील इट, यू सॉ इट, यू फील इट, इट विल गिव यू हैप्पीनेस। अब जंगल देखा, मान लो मुझे जंगल पसंद है, अरे यार क्या बढ़िया जंगल है, कितनी ग्रीनरी है, कितने जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, मैंने देखा उसे, ठीक है, दैट इज अ मुझे खूबसूरत लगा थोड़ी देर के लिए, मैंने अब कुछ और देखा, अब शायद जो मैं चीज देख रहा हूं मुझे खूबसूरत नहीं लग रही है। मान लो उसी जंगल में आग लग गई, मैं कह रहा हूं ओहो यार जंगल में आग लग गई, जंगल में आग लग गई। अब ऐसा हो सकता है कि किसी को आग बहुत खूबसूरत लगती हो, इसका मतलब ब्यूटी हर एक चीज में है, लेकिन उसे देखना है। अब देखने के लिए हम कह सकते हैं कि ब्यूटी इज जस्ट एन आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी व्हाट? द आइडियोलॉजी विच विल गिव यू हैप्पीनेस। मुझे जंगल को देखने में खुशी मिल रही है, और किसी इंसान को आग देखकर खुशी मिलती है, तो किसी इंसान को जंगल जलता हुआ देखकर क्या मिलेगी? खुशी मिलेगी। और जो चीज आपको खुशी दे, दैट इज ब्यूटी, वो ब्यूटी है। आगे बात समझ में? यानी द फीलिंग ऑफ द कंटेंटमेंट, फीलिंग ऑफ कंटेंटमेंट जो आपको खुशी दे, वही आपको वही एक चीज क्या है? ब्यूटी है। अब ये तो एक है, देखा आपने, फिर बात आई फील की। ब्यूटी असल में फिजिकल अपीयरेंसेस से या फिजिकल चीजों से बहुत दूर है, बहुत आगे है। जैसे एग्जांपल, आप किसी सड़क से गुजर रहे हो, ठीक है, आप लोगों ने, बहुत कॉमन सा एग्जांपल देता हूं मैं, ठीक है, आई होप सब लोग इंस्टाग्राम यूज करते होंगे, सब रील्स भी स्क्रॉल करते हैं। बड़ी कॉमन सी रील आती हैं कि रील आपके सामने आई और किसी इंसान ने कोई एक्टिविटी करी उस रील में। मान लो किसी एक नॉर्मल से यंगस्टर ने किसी दूसरे बूढ़े आदमी की हेल्प कर दी। उस पर अक्सर लिखा होता है मेन स्क्रॉल, मेन सॉ, मेन फील हैप्पी। ऐसा आप सब लोगों ने एक्सपीरियंस करा होगा कि देखा इस रील से सब लोग क्या हो गए, बस खुश हुए जा रहे हैं। तो बेसिकली आपने एक रील में, एक वीडियो में, या आपने सामने देखा कि एक आदमी एक दूसरे आदमी की क्या कर रहा है? मदद कर रहा है, और उससे खुशी किसको मिल रही है? आपको मिल रही है। लेकिन वो जो सामने है आपके, वो ना तो कोई लैंडस्केप है, ना वो कोई माउंटेन है, ना वो कोई बीच है, ना वो कोई समुद्र है, लेकिन आपने देखा कि अरे यार ये इंसान इस इंसान की क्या कर रहा है? मदद कर रहा है। वाह यार कितना सही इंसान है। उसने चीज ने आपको क्या दी है? खुशी दी है। एंड व्हाट ही गिव्स यू? हैप्पीनेस, दैट इज ब्यूटी। इसीलिए ध्यान दिया जाए कि ब्यूटी जो है नेचर, आर्ट और ह्यूमन एक्शंस और मोरल वैल्यूज को भी कंसीडर करती है। तो ब्यूटी इज नॉट ओनली इन अपीयरेंस, इट इज इन द आर्ट, इट इज इन द एग्जिस्टेंस ऑफ द फॉरेस्ट, माउंटेन्स, व्हाटएवर। लेकिन व्हेन यू सॉ समथिंग morally correct, when you saw something कि हाँ ह्यूमन वैल्यूज की, किसी ने किसी को कंपैशन दिखाया, एम्पैथी दिखाई है, किसी ने किसी की मदद की है, ठीक है, यू फील हैप्पीनेस इनसाइड यू, एंड दैट हैप्पीनेस इनसाइड यू इज द ब्यूटी ऑफ दैट थिंग। इसलिए हम कहेंगे एनीथिंग विच इज, जो आप देख सकते हैं, जो आप फील कर सकते हैं, वो चीज आपको हैप्पीनेस फील कराए, उसे क्या कहा जाता है? ब्यूटी कहा जाता है। अब व्हाट इज जॉय? जॉय क्या है? अगर आप किसी चीज को देखकर या किसी चीज को याद करके हैप्पी फील कर रहे हैं, दैट इज जॉय। और जॉय की क्या खूबसूरत बात है कि मान लो फॉर एग्जांपल, ठीक है, मान लो आपको कोई लड़की पसंद आई, ठीक है, यू वेंट टू टॉक टू देम, ठीक है, एंड पहली मुलाकात आपने बहुत अच्छी करी है। अब वो पहली मुलाकात आपको आज तक याद है, वो आज तक आपके चेहरे पे क्या लेकर आती है? मुस्कान लेकर आती है। दैट हैप्पीनेस व्हेन यू फील्स, when you recall that first meeting with your girlfriend or partner or whatever, that happiness when come from the inside, चाहे 10 साल बीत जाए, 20 साल बीत जाए,
वो जब चीज अंदर से आएगी तो यू फील हैप्पीनेस एंड दैट इज जॉय। यानी व्हेन यू कैन रिकॉल दोज मोमेंट्स, व्हेन यू कैन फील ऑल दोज मोमेंट्स व्हिच गेव यू हैप्पीनेस। इसलिए कहते हैं कि खूबसूरत लम्हों की खूबसूरती कभी घटती नहीं है, वो हमेशा बढ़ती है। तो व्हाट इज एक्चुअली जॉय? जॉय इज अ हैप्पीनेस दैट नेवर डिमिनिशेस, जो कभी खत्म ही ना हो, जो हर बार क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। अब हो गई फिलोसफिकल बात। ये है फिलोसफिकल एसे की रिक्वायरमेंट। और इसमें रेलेवेंट एग्जांपल दिए मैंने आप लोगों को। मैंने आपको रील से एग्जांपल उठा कर दिया, मैंने आपको आपकी गर्लफ्रेंड की पहली मुलाकात से एग्जांपल उठा कर दिया। तो बस इतनी सी बात है कि कंसेप्ट को समझाएं कि जॉय क्या होता है और ब्यूटी क्या होती है। ब्यूटी इज बियॉन्ड द नेचर, आर्ट, ह्यूमन एक्शंस, मॉरल वैल्यूज। मॉडर्न लाइफ में इसका बहुत रेलेवेंस है, इस स्टेटमेंट का। अब मान लो मॉडर्न लाइफ बहुत ज्यादा क्योटिक है, बहुत ही फास्ट मूविंग वर्ल्ड है, ठीक है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, स्ट्रेस है, वर्कलोड है, ठीक है, बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शन सोसाइटी में, फैमिली के साथ बहुत सारी दिक्कतें हैं। लेकिन when you saw the nature, the art, or when you feel the moral values around you which will give you happiness, it will release आपका क्या रिलीज करेंगे, स्ट्रेस रिलीज करेंगे और मेंटल रिजुनेशन रिलीव होगा। इवन एग्जांपल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस तो ये भी कहता है कि किसी भी इंसान की मेंटल वेलबींग जो है वो इंप्रूव हो जाती है when he saw the things of beauty। इसीलिए आपके एकेडमिक्स में आर्ट को भी डाला गया, फाइन आर्ट्स को, ठीक है, कि हाँ भैया ब्यूटी लेकर आए। इसीलिए ट्रिप्स प्लान की जाती हैं, ठीक है, इसीलिए कल्चरल प्रोग्राम्स कंडक्ट किए जाते हैं कि अच्छा कि सिर्फ काम नहीं, बल्कि आप अपने आसपास क्या देखें, ब्यूटी देखें, ठीक है। इसलिए कहा जाएगा कि घूमो फिरो, लोगों से मिलो, you will see different things, you will feel different things, and when you will feel and saw different things, you will feel and see the beauty of this existence, and when you will recall this beauty, you will get the joy. So a thing of beauty is a joy forever। फिर बात आती है क्रिएटिविटी एंड एजुकेशन पे। जैसा राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव, कला उत्सव ऐड किया गया। मोरल एंड सोशल वैल्यूज, एम्पैथी, एल्ट्रुइज्म, करेज, प्रमोटिंग सोशल हार्मनी। आपने देखा, कहानियां पढ़ रहे हैं आप कैप्टन मनोज पांडे की, सैम मानेकशॉ की, ठीक है, आपको क्या आ रहे हैं, गूज़बम्स आ रहे हैं, हैप्पीनेस फील हो रही है कि यार आई वांट टू डू दिस थिंग, मुझे वहां होना चाहिए था, मैं ऐसा करूंगा। आप बार-बार कोई मूवी है आपकी फेवरेट, उसे देखे जा रहे हैं, तो दैट इज जॉय। चैलेंजेस हैं, लेकिन जैसे जैसे फास्ट मूविंग वर्ल्ड हो रहा है वैसे वैसे नेचर को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। अब कोई इंसान है जो नेचर लविंग है, उसे नेचर को नुकसान होते हुए देख के क्या फील होगा? जैसे वही मुझे मान लो जंगल पसंद है, मैं जंगल में जब आग लगते हुए देखूंगा, फॉरेस्ट फायर के केसेस बढ़ते हुए देखूंगा, तो मुझे क्या होगा? दुख होगा। तो अर्बनाइजेशन और डिग्रेडेशन की वजह से नेचुरल ब्यूटी को नुकसान हो रहा है, कल्चरल नेग्लेक्ट हो रहा है, यानी आर्ट्स एंड हेरिटेज को हम क्या कर रहे हैं, डिस्कार्ड कर रहे हैं। हम लोग उसको लोगों के सामने, नेक्स्ट जनरेशन के सामने प्रेजेंट ही नहीं कर पा रहे हैं। कंज्यूमरिस्ट लाइफस्टाइल हो गया है, यानी आज के तरीके में जैसे मैंने कहा कि ब्यूटी हर एक इंसान को क्या देती है, अंदर से खुशी देती है, लेकिन एक इंसान सोशल रिकॉग्निशन की वजह से अपनी अपीयरेंसेस पर ध्यान दे रहा होगा, उसके लिए ब्यूटी की डेफिनेशन क्या हो गई है, चेंज हो गई है। तो आज का जो टाइम है, या कह सकते हैं इस स्टेटमेंट के सामने भी चैलेंजेस खड़े हुए हैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉरएवर, यानी आज के समय में जो ब्यूटी की डेफिनेशन है वो बहुत शॉर्ट टर्म हो गई है लोगों के लिए, जो लगता है उन्हें कि ब्यूटी इज व्हाट। चैलेंज में क्या होगा कि ब्यूटी क्या है, जो आपको क्या दिखाए, सोसाइटी में रिकॉग्निशन दिला दे। लेकिन ब्यूटी का असली मतलब क्या है? एक ऐसी चीज जो आपको हमेशा क्या दे, खुशी दे। ऐसी कोई चीज जो आपको, मान लो फॉर एग्जांपल आपने आज एक नई गाड़ी ले ली, आपको लगा वो सोसाइटी मुझे रिकॉग्निशन मिलेगा, लोग कह रहे हैं कि गाड़ी बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत है, आप बहुत खुश फील कर रहे हैं, हैप्पीनेस फील कर रहे हैं। अब दूसरी गाड़ियां लॉन्च होगी, लोग और गाड़ी ले रहे हैं, आपकी गाड़ी पे किसी को ध्यान ही नहीं है। अब आपको अपनी गाड़ी क्या लगेगी, अच्छी ना, अरे यार मुझे अब ये लेनी है। जबकि आपने कोई गाड़ी ली है, आपका कोई मन था, आपने वो गाड़ी ली है और आपने उसको 10 साल 20 साल संभाल कर रखा है। लोग संभाल कर रखते हैं ना पुराने व्हीकल्स, क्योंकि जब भी देखते हैं उन्हें मूवमेंट्स की याद आती है। हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स अपने कॉलेज के जो व्हीकल्स हैं उनको संभाल कर रखते हैं, यार मेरा ये कॉलेज में मेरा स्कूटर होता था, मेरी बाइक होती थी, मेरी गाड़ी होती थी। तो दैट इज द जॉय। तो आज के समय में ब्यूटी की डेफिनेशन जो हो चुकी है वो सुपरफिशियल हो चुकी है। पीपल आर कंसीडरिंग द ब्यूटी एलिमेंट व्हिच विल गिव यू द सोशल रिकॉग्निशन, लेकिन ऐसा नहीं है। जॉन कीट्स कहते हैं थिंग इज द ब्यूटी व्हिच इज अ जॉय फॉरएवर, जिसको देखने से, जिसको फील करने से जिंदगी भर हमेशा क्या होगा, हैप्पीनेस फील होगी, एंड हैप्पीनेस नेवर फेड्स ऑफ ब्यूटी। दैट इज द फर्स्ट टॉपिक, ये आप इसके बारे में लिखेंगे। उसके बाद इसमें आप क्या लिख सकते हैं ब्यूटी को प्रिजर्व करने के लिए, कि ब्यूटी की डेफिनेशन को एनलार्ज किया जाए, प्रिजर्व नेचुरल इकोसिस्टम्स एंड कल्चरल हेरिटेज। ब्यूटी कम से कम पहले अपीयरेंसेस से शुरू करें, फिर आर्ट्स को दिखाएं, ठीक है, लॉन्च अवेयरनेस कैंपेन्स एंड इको टूरिज्म, ठीक है। फिर बात आती है कि हाँ हम थोड़ा सा साइकोलॉजिकल, इमोशनल एंड एथिकल एनरिचमेंट करती है ब्यूटी, इसलिए उस पर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इज द ज्योग्राफिकल एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। ज्योग्राफिकल एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया इज इट्स रियल वेल्थ। अब सबसे पहले इसमें एक्सप्लेन करो व्हाट इज वेल्थ। सोच लो वेल्थ क्या होती है, वेल्थ क्या है, ठीक है। तो जो वेल्थ है आपके मन में, उसको दिमाग में लेकर आओ। तो बात यहां पर हो रही है इस हिस्से में कि द ज्योग्राफिकल एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया इज इट्स रियल वेल्थ। सबको छोड़ के सबसे पहले वेल्थ शब्द पे ध्यान देना है।
वेल्थ क्या चीज है? किसी भी चीज का अबंडेंस, किसी चीज का अधिक मात्रा में होना जो आपके लिए काम आती है। एंड वेल्थ इज ऑलवेज पॉजिटिव, जैसे हम कहते हैं हेल्थ इज द वेल्थ, ठीक है। हेल्थ या कोई भी चीज आपके साथ, जैसी भी कोई चीज है जो आपके पास है और अच्छी मात्रा में है, अब कोई भी चीज आपके काम आती है, जैसे हम एग्जांपल हमने ले लिया हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ आपके काम आती है। हेल्थ आपका क्या है? रिसोर्स है। पैसा क्या है? आपका रिसोर्स है। जनरली हम वेल्थ को कंसीडर करते हैं कि वेल्थ जो है वो बेसिकली पैसा ही है, या फिर आपके मॉनेटरी रिसोर्सेज हैं या एसेट्स हैं, उसको हम वेल्थ के रूप में देखते हैं। लेकिन नहीं, पैसा तो एक रिसोर्स है, तो इसीलिए वेल्थ हम कहेंगे अबंडेंस ऑफ द रिसोर्सेज। और वो रिसोर्स कुछ भी हो सकता है। टाइम इज अ रिसोर्स, ठीक है। जिस इंसान के पास टाइम है वो वेल्थ है उसके पास। जिस इंसान के पास अच्छी हेल्थ है वो उसके लिए वेल्थ है। जिस इंसान के पास अच्छे कनेक्शंस हैं, ह्यूमंस हैं, उसके वो भी उसके लिए वेल्थ के काम कर सकती है। यानी एनीथिंग विच इज एक्टिंग एज अ रिसोर्स और वो आपके पास भारी मात्रा में है तो उसे कहा जाएगा वेल्थ। तो बस इतनी सी बात है कि ये ऐसे क्या कह रहा है। तो ज्योग्राफिकल एंड लिंग्विस्टिक, ज्योग्राफिकल का मतलब है भारत की ज्योग्राफिकल। अगर आपको पता ही अच्छे से ज्योग्राफी आप लोगों ने पढ़ी है कि इंडिया को 6 फिजियोग्राफिक रीजन्स में बांटा जाता है। 6 फिजियोग्राफिक रीजन्स इंडिया की कैसी हैं? ओहो, दिस इज इंडिया, ठीक है। यहाँ पे माउंटेन्स हैं, फ्लिप प्लेन्स हैं, ये पेनिनसुलर प्लेटू है, ये कोस्टल प्लेन्स हैं, ये आइलैंड्स हैं, ये आपका आइलैंड्स एंड डेजर्ट्स है। ये भारत के 6 फिजियोग्राफिक रीजन है। भारत में बहुत सारी ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है। कहीं पर प्लेटू है, कहीं पर माउंटेन्स हैं, कहीं पर प्लेन्स हैं, कहीं पर आपकी नदियां हैं, कहीं पर कोस्टल प्लेन्स हैं, कहीं पर आइलैंड्स हैं, कहीं पर डेजर्ट है। और फिर भारत में बहुत ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। और अगर हम शेड्यूल 8 के अकॉर्डिंग चलें तो भारत में करीबन 22 तो आपकी कैसी हैं? शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं शेड्यूल 8 में, जिनको कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया है। अब ये कह रहा है कि भारत की ज्योग्राफिकल और लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, यानी भारत इतना ज्यादा ज्योग्राफिकली डाइवर्स है और लिंग्विस्टिक डाइवर्स है, वही इंडिया की असली वेल्थ है। अब इस बात को हमें प्रूव करना है, ठीक है। प्रूव करने का मतलब है कि वही बात है, जैसे आपके दिमाग में आएगा कि नहीं यार, इससे तो बहुत सारे चैलेंजेस भी पैदा हो जाते हैं। अच्छा, बहुत पॉजिटिव भी और बहुत नेगेटिव भी है। मैंने भी आप लोगों को क्या सिखाया था कि पहले क्या करना है? सोचना है कि इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी से होता क्या है। कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स आएंगे, कुछ क्या आएंगे? नेगेटिव पॉइंट्स आएंगे। जो पॉजिटिव्स हैं वो स्ट्रक्चर करेंगे, नेगेटिव्स को किस में रख देंगे? चैलेंजेस में रख देंगे। लेकिन सबसे पहले आप किसको एक्सप्लेन करेंगे? किसी एक ऐसे वर्ड को जो क्या होती है। मान लो मैंने तो वेल्थ एक्सप्लेन कर दिया कि व्हाट इज एक्चुअली द वेल्थ। मैंने वेल्थ एक्सप्लेन कर दिया कि इट इज अ टाइप ऑफ एनी रिसोर्स व्हिच इज इन अबंडेंस, जो किसी भी चीज के क्या आता है? काम में आता है, किसी इंसान के, किसी ऑर्गेनाइजेशन के। अब इंडिया जो है उसकी असली वेल्थ जो है वो ज्योग्राफिकल एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है। पहले बात करते हैं ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी की। भारत में कहीं पर माउंटेन्स हैं। अब माउंटेन्स, इधर नॉर्दर्न माउंटेन्स हैं, उधर आपके वेस्टर्न घाट्स हैं, ईस्टर्न घाट्स हैं। बहुत ज़्यादा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, नेचुरल बैरियर्स के रूप में काम करते हैं। वेस्टर्न घाट्स जो हैं बारिश, उस हिस्से में बारिश होती है। हिमालयाज जो हैं वो पोलर विंड से हमें बचाते हैं, नेचुरल बैरियर बनाते हैं। फिर नॉर्दर्न प्लेन्स जो हैं उनसे बहुत सारा अनाज पैदा होता है। प्लेटूज जो हैं वो रिसोर्सेज हमें वहां से हम रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करते हैं। नदियां जो हैं वो जमीन को सींचती हैं, एग्रीकल्चर होता है, साथ साथ इंडस्ट्रीज को पानी देती हैं। फिर हमारी जो कोस्टल एरियाज हैं वो सारे के सारे फिशिंग कल्चर को बढ़ावा देते हैं। पोर्ट्स का कंस्ट्रक्शन होता है, आइलैंड्स पे हमारा इको टूरिज्म होता है, जंगल है भारत में, उनसे टूरिज्म होता है। तो बेसिकली भारत में जितनी ज्यादा बायोलॉजिकल ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी होगी उतनी ज्यादा चीजें अवेलेबल हो रही हैं। अब मान लो कोई देश है, उसके पास सिर्फ पहाड़ है, उसके पास एग्रीकल्चर की जमीन ही नहीं है। किस इंसान के पास किसी एरिया में सिर्फ एग्रीकल्चर की जमीन है, वहां पर कुछ प्लेटू जैसा नहीं है जहां से अंदर से रिसोर्सेज निकाल सकें, तो वो एग्रीकल्चर की जमीन को बर्बाद करके तो रिसोर्सेज नहीं निकालेंगे। तो बस बात इतनी सी है कि जब इंडिया में इतने ज्यादा ज्योग्राफिकल डाइवर्स कंट्री है कि कहीं पर पहाड़, कहीं पर प्लेटू, कहीं पर प्लेन्स, तो उनका पॉजिटिव दिखा देना कि प्लेन्स में से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो रहा है, जो कोस्टल प्लेन्स है उसमें से फिशिंग और पोर्ट्स बन रहे हैं, पोर्ट से क्या हो रहा है? ट्रेड हो रहा है। और प्लेटूज के एरिया से क्या निकाल रहे हैं? छोटा नागपुर रीजन से, डेक्कन प्लेटू से हम रिसोर्सेज निकाल रहे हैं, मिनरल रिसोर्सेज। और साथ साथ फिर ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी में आप ये भी डाल देंगे कि इंडिया जो है सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में है, कि ऊपर वाले हिस्से में तो सर्दी और गर्मी दोनों आती है, नीचे वाले में सिर्फ गर्मी रहती है। सर्दी गर्मी पैदा होने की वजह से क्रॉप वेरिएशन बहुत ज्यादा होता है। क्लाइमेटिक फैक्टर्स आप डाल देंगे। इंडस्ट्री पर बात ले आएंगे कि जब चीजें ज्यादा पैदा होंगी, रिसोर्सेज ज्यादा निकलेंगे, साथ ही साथ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अच्छा होगा, तो इसकी वजह से क्या होगा? इंडस्ट्रीज अच्छी बिल्डअप होंगी। तो इसको आप दिखा दिया ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी। फिर आई बात लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी पे। अब लैंग्वेजेस बहुत ज्यादा बोली जाती हैं, जितनी ज्यादा लैंग्वेज बोली जाएंगी उतना ही ज्यादा क्या होगा? लिटरेचर पैदा होगा। अब मान लो अलग अलग भाषा में, मान लो आप तेलंगाना चले गए, ठीक है, वहां पर पंपा एंड पोना राइटर्स हुए हैं। आप चले गए नीचे साउथ इंडिया में, टोलकप्पियार ने लिखी है। नॉर्थ इंडिया में आपके वेदास हैं। बहुत ज्यादा लैंग्वेजेस बहुत ज्यादा लिटरेचर को पैदा करेंगी और उस लिटरेचर में बहुत सारा कनेक्शन होगा, बहुत सारे क्लैशेस होंगे, उनसे थीसिस और एंटीथीसिस निकलेंगी, नई चीजें पैदा होकर निकल कर आएंगी। इसीलिए जितनी ज्यादा लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी होगी उतना ज्यादा कल्चर भी उतना ही ज्यादा फैलेगा। और ये भी, यही जो चीज है, ये भारत के एक वेल्थ के रूप में काम करती है। यानी भारत जो है ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी का फायदा उठाकर अपने आप को ग्रो कर सकता है, या वही उसकी ग्रोथ का एक कारण भी है। इसलिए तो जो अंग्रेज हैं इतना समय हमारे भारत देश में रुक पाए कि यहाँ की ज्योग्राफी का क्या उठा रहे थे? फायदा उठा रहे थे। यहाँ से मिनरल रिसोर्सेज निकाल रहे हैं, यहाँ से एग्रीकल्चर का सामान पैदा करवा रहे हैं, अपनी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को क्या कर रहे हैं? फीड कर रहे हैं। यहाँ की इतनी ज्यादा कल्चरल डाइवर्सिटी है, जिसमें हम लिंग्विस्टिक यानी लैंग्वेज की बात कर चलेंगे सिर्फ इसमें, हमने फूड वगैरह को छोड़ देना क्योंकि टॉपिक की रिक्वायरमेंट नहीं है, टॉपिक पे स्टिक रहना है। लैंग्वेज पे बात हो रही है तो अलग अलग भाषाओं
भाषाओं में बहुत ज्यादा फिलोसफिकल टेक्स्ट लिखे गए हैं, अलग अलग भाषाओं में बहुत ज्यादा लिटरेचर लिखा गया है, अलग अलग भाषाओं में बहुत ज्यादा साइंटिफिक टेक्स्ट भी लिखे गए हैं। वो सारे साइंटिफिक टेक्स्ट, लिटरेचर, वो भारत के कल्चर को क्या देते हैं? बढ़ावा देते हैं। और अगर हम बात करें चैलेंजेस की, कि ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी होने की वजह से कनेक्टिविटी पे एक इशू आ जाता है कि जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, पहाड़ है, कनेक्टिविटी नहीं कर पाते, और जहां कनेक्टिविटी नहीं होती वहां पे क्राइम बढ़ जाता है। ठीक है, थोड़े से टेरेन चेंजेस होने की वजह से सिक्योरिटी पे इशू खड़ा हो जाता है। साथ साथ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी होने की वजह से कई बार जो आइडेंटिटी क्राइसिस खड़ा हो जाता है कि मेरी आइडेंटिटी ये है, तेरी आइडेंटिटी ये है, दोनों आपस में क्या करेंगे? क्लैश करेंगे। तो कई बार हमने देखा है कि जैसे हम साउथ इंडिया क्या कहता है कि हमारे ऊपर जो हिंदी है उसे इंपोज किया जा रहा है। जो 3 लैंग्वेज प्रोग्राम है इंडिया का भी, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में है, उस पर सवाल उठते हैं कि 3 लैंग्वेजेस क्यों, या हिंदी हम पर इंपोज की जा रही है। तो इसीलिए जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है वो एक पॉजिटिव चीज है, लेकिन उसमें भी अपने आप में चैलेंजेस हैं, और वो चैलेंजेस जो है वो आइडेंटिटी क्राइसिस को पैदा कर देते हैं। यानी आइडेंटिटी का जो इशू है, एक इंसान एक भाषा बोल रहा है, दूसरा इंसान दूसरा भाषा बोल रहा है, हो सकता है इनमें आपस में क्या हो जाए? क्लैश हो। जैसे आपने देखा कि महाराष्ट्र में लोग कहते हैं कि मराठी बोलो तभी आपको यहाँ पर काम करने का मौका मिलेगा। सो बेसिकली यही मेंशन करना है। लेकिन ओवरऑल बाद में कंक्लूजन में क्या कर देंगे कि अपार्ट फ्रॉम सर्टेन चैलेंजेस, जो इंडिया की ज्योग्राफिकल और लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है वो इंडिया का रियल वेल्थ है। इंडिया इज अनमैच्ड इन ज्योग्राफिकल एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। गांधी जी कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज इंडियाज ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ। यही इंडिया की स्ट्रेंथ है, इसलिए तो अंग्रेज यहाँ आए थे। डाइवर्सिटी के स्ट्रेटेजिक, कल्चरल एंड सोशल एसेट के रूप में काम करती है। ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी में जैसे मैंने कहा, हिमालयाज, वेस्टर्न घाट्स बायोडाइवर्सिटी के सोर्सेज हैं, नेचुरल बैरियर्स हैं, और प्लेन्स, रिवर्स, कोस्ट जो है एग्रीकल्चर, ट्रेड, इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बढ़ावा देते हैं। मिनरल स्टेट्स झारखंड, उड़ीसा एनर्जी और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बढ़ावा देती है। क्लाइमेट जोन्स, रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर इन राजस्थान, विंड इन तमिलनाडु, ये सब चीजों को पैदा करते हैं। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी पे बात की जाए तो भारत में 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं और हंड्रेड्स ऑफ डायलेक्ट्स हैं, जिससे बहुत सारा लिटरेचर, बहुत सारा आर्ट और कल्चर हेरिटेज पैदा होता है। मल्टीलिंग्विज्म में कॉग्निटिव, क्रिएटिव एंड सोशल बेनिफिट्स होते हैं। लोग आपस में कल्चरली, भारत का कल्चर बहुत ज्यादा क्या होगा? फैलेगा बस। ठीक है, एक हिंदी भाषा होती तो अब बहुत सारे लोग क्या हैं, अलग अलग दुनिया में बसे हुए हैं भारत के लोग, अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं। तो इंडिया का एक मल्टी जो अप्रोच है, सिर्फ हिंदी उसकी एक पहचान नहीं बनकर रह जाती, उसके बाद भारत की डाइवर्सिटी जो है लोगों के मन में ये पैदा करती है, क्यूरियोसिटी पैदा करती है कि ओके, अ कंट्री है प्रैक्टिसिंग सो मच लैंग्वेजेस, तो वो क्यूरियोसिटी पैदा करती है, उससे टूरिज्म बढ़ता है, ये सारी चीजें। ठीक है, रीजनल लैंग्वेजेस, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और मीडिया पर एक नया नया कंटेंट पैदा होता है। चैलेंजेस क्या है? वही रीजनल एस्पिरेशंस, नेशनलिटी, रिस्क ऑफ आइडेंटिटी बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं लैंग्वेजेस की वजह से। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी जो आपके ज्योग्राफिकल चैलेंजेस की वजह से हैं। इंक्लूसिव डेवलपमेंट की जरूरत है ताकि हम सारे लोगों को साथ लेकर चलें, सभी रीजन्स को साथ लेकर चलें। तो डाइवर्सिटी रियल वेल्थ है, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देती है, कल्चरल रिचनेस को बढ़ावा देती है, स्ट्रेटेजिक रेजिलियंस और डेमोक्रेसी को बढ़ावा देती है, थॉटफुल मैनेजमेंट, प्रोग्रेसिव, इंक्लूसिव एंड यूनाइटेड इंडिया। तो ये बेसिकली बात हो गई इस टॉपिक की। नाउ द नेक्स्ट पार्ट और द नेक्स्ट टॉपिक इज a synthesis of eastern wisdom, मार्क कर दिया, and western science need for the goal of humanity। यहां पर तो 3 वर्ड्स आ गए, विजडम आ गया, साइंस आ गया, ह्यूमैनिटी आ गया। तीनों को एक्सप्लेन कर दो, जिस मर्जी, जितने ज्यादा वर्ड होंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। किसी को उठाकर भी क्या करना शुरू कर दो, एक्सप्लेन करो। सोचो कि क्या होती है ह्यूमैनिटी, सोचो कि क्या होती है विजडम, और सोचो कि क्या होता है साइंस। जैसे हम साइंस में बात करते हैं कि साइंस इज बेसिकली सर्च ऑफ द ऑब्जेक्टिव ट्रूथ। साइंस इज द सर्च ऑफ द ऑब्जेक्टिव ट्रूथ, बट विजडम जो है वो ट्रूथ ऑफ एग्जिस्टेंस पे बात करती है। ठीक है, तो बेसिकली फिर ह्यूमैनिटी क्या चीज है, इस पर जरा सा सोचो कि क्या होती है ह्यूमैनिटी, ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो हम बात कर रहे थे कि व्हाट इज एक्चुअली द ह्यूमैनिटी इज। जैसे इस एस्से में हमारे सामने क्या चीजें खड़ी हैं, क्या कह रहा है एस्से कि a synthesis of eastern wisdom and western science, a need of the goal for humanity। 3 चीजें आ गई, विजडम आ गई, साइंस आ गई और ह्यूमैनिटी आ गई। ये क्या कहता है कि सबसे पहले तो ह्यूमैनिटी को एक्सप्लेन करो, व्हाट इज ह्यूमैनिटी। देखो फिलॉसफी में वही बात आ जाएगी कि हमें इन शब्दों के बारे में ही पता होना चाहिए जो हम नॉर्मली शब्द इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनका रियल एसेंस हमें नहीं पता होता। दैट्स व्हाई वी आर नॉट एबल टू सर्व द टॉपिक वेल। ह्यूमैनिटी अगर देखा जाए, ह्यूमैनिटी इज एज अ ग्रुप, अ पीपल एग्जिस्टिंग, ह्यूमंस एग्जिस्टिंग, उसे ह्यूमैनिटी कहा जा सकता है, बट दैट इज द ऑब्जेक्टिव। ह्यूमैनिटी का जो सही अर्थ है, या फिलॉसफी में जो ह्यूमैनिटी को स्टडी किया जाता है, ह्यूमैनिटी इज द एबिलिटी ऑफ बीइंग काइंड एंड अंडरस्टैंडिंग। इसका मतलब यह है कि देयर आर 2 पीपल, यहां पर 2 लोग हैं। ठीक है, पर्सन ए एंड पर्सन बी। पर्सन ए पर्सन बी के प्रति क्या हो, काइंड हो। ठीक है, उसके खिलाफ वो एंटागोनिस्टिक व्यूज ना रखता हो, अगर रखता भी हो तो उसे नुकसान ना पहुंचाए। उसके साथ साथ इसके जो भी व्यूज हैं वो ये इंसान समझने की कोशिश करे, अंडरस्टैंडिंग रखने की कोशिश करे, ना कि अपनी चीजें इस पे थोपे। सिमिलरली ये चीज यहां पर भी अप्लाई होती है। इसका मतलब ये है कि डायसेंट, किसी एक दूसरे का जो ओपिनियन है उसे एक्सेप्ट करना और उस पर बातचीत करना, एक दूसरे से ना लड़ना, एक दूसरे के प्रति काइंड रहना, शेयरिंग करना, कंपैशन रखना, एम्पैथी रखना, दीज आर सम ट्रेट्स ऑफ द ह्यूमैनिटी। फिलॉसफी में इस तरीके से स्टडी किया जाएगा। ये क्या कह रहा है इससे कि ह्यूमैनिटी के लिए, यानी लोगों में काइंडनेस, एम्पैथी और एकजुटता यानी कोहेशन पैदा करने के लिए किस चीज की जरूरत है,
ईस्टर्न विजडम से मतलब है कि ईस्ट एशिया की जो विजडम है, यानी ईस्टर्न वर्ल्ड की, एशिया की जो विजडम है, और वेस्टर्न साइंस की। अब यहां पर दो शब्द आ गए, विजडम एंड साइंस। अब विजडम का मतलब क्या है? सोच समझ, वो भी सहजता के साथ, ठीक है। साइंस क्या है? इट इज द इंक्वायरी। साइंस सिर्फ इंक्वायरी है। साइंस किस चीज की इंक्वायरी है? साइंस इंक्वायरी है एग्जिस्टेंस की, इंक्वायरी ऑफ एग्जिस्टेंस। लेकिन कैसा एग्जिस्टेंस? ऑब्जेक्टिव का मतलब सन राइज हो रहा है ईस्ट से, क्यों राइज हो रहा है? बारिश हो रही है तो क्यों बारिश हो रही है, ठीक है। टेम्परेट रीजन में गर्मी आ रही है, सर्दी आ रही है, ठीक है। आपका इन्फ्लेशन क्यों बढ़ रहा है? उसके बाद हवा गर्म हो रही है, ठंडी हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, साइक्लोन क्यों आ रहा है, एवरीथिंग, बीमारी का कारण, हर चीज, जो चीज आपके सामने एग्जिस्ट कर रही है, उसकी इंक्वायरी को हम कहते हैं साइंस। और वेस्ट ने साइंस में बढ़ोतरी करी है। साइंस के लिए क्या चीज रिक्वायर्ड है? रेशनल थिंकिंग। रेशनल थिंकिंग का मतलब क्या होता है कि व्हेन यू हैव द फैक्ट सपोर्टिंग योर आइडिया, उसे हम रेशनल थिंकिंग कहेंगे। अब आ जाते हैं ईस्ट में। ईस्ट हमेशा से किस चीज के लिए अच्छा रहा है? विजडम के लिए, सोच के लिए, समझ के लिए। यहां पर बुद्धिज्म पैदा हुआ, जैनिज्म पैदा हुआ, योगा फिलॉसफी आई, मीमांसा आई, देयर आर नंबर ऑफ फिलॉसफी। और ये फिलॉसफी बात करते हैं इंक्वायरी ऑफ ट्रुथ की। इंक्वायरी ऑफ ट्रुथ की कि क्या सच है। जैसे बुद्धिज्म कह रहा है कि सत्य अलग चीज है, ठीक है। जैनिज्म कह रहा है सत्य अलग चीज है, योगा फिलॉसफी अलग कह रही है, मीमांसा अलग कह रही है। तो अलग अलग फिलॉसफी सिर्फ सच की खोज में निकलेंगे कि सच है क्या, व्हाट इज द एक्चुअल ट्रुथ। ट्रुथ किसका? लाइफ का। व्हाट इज द एक्चुअल ट्रुथ ऑफ लाइफ? ये कह रहे हैं इंक्वायरी ऑफ ट्रुथ ऑफ लाइफ, ये कह रहा है इंक्वायरी ऑफ द ऑब्जेक्टिव, इंक्वायरी ऑफ द वर्ल्ड, आसपास क्या भी हो रहा है। अभी ऐसे क्या कह रहा है कि अगर आप इन दोनों चीजों को जोड़ दो, ये चीज सबसे ज्यादा बेस्ट है और रिक्वायर्ड है किसके लिए? ह्यूमैनिटी के लिए। अब ह्यूमैनिटी हमने एक्सप्लेन कर दिया। तो आप ऐसे में क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं इंट्रोडक्शन में? ह्यूमैनिटी होती क्या है, उसका एग्जांपल ले सकते हैं आप। दो दोस्त हैं वही, एक दोस्त ही इज रिच इन क्लास, बस उसका जो दोस्त है वो दूसरा इंसान इतना अच्छा नहीं है पढ़ाई में, उसके पास रिसोर्सेज भी नहीं है, देन ही सपोर्ट्स हिम, ठीक है। तो दैट इज ह्यूमैनिटी, ठीक है। तो बेसिकली ह्यूमैनिटी का कोई भी एग्जांपल उठाकर आप शुरू कर सकते हैं कि दैट इज द ह्यूमैनिटी। अब ह्यूमैनिटी को जिंदा रखने के लिए, ह्यूमैनिटी को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए वेस्टर्न साइंस और ईस्टर्न विजडम को अगर आप जोड़ देते हैं, दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस टाइम। फिर आप आगे एक्सप्लेन कर रहे होंगे कि एक्चुअली में वेस्टर्न साइंस है क्या? इट इज अबाउट द इंक्वायरी, ऑब्जेक्टिव इंक्वायरी ऑफ द वर्ल्ड, एंड इट इज द इंक्वायरी, ऑब्जेक्टिव इंक्वायरी ऑफ द वर्ल्ड और एग्जिस्टेंस, जो भी चीज एग्जिस्ट कर रही है आपके सामने। लेकिन ये जो विजडम होती है, दैट इज द इंक्वायरी ऑफ द ट्रूथ ऑफ लाइफ। अब ट्रूथ ऑफ लाइफ के पीछे जब आप जाएंगे, यू विल बी हम्बल, ठीक है। जो आपकी ईस्टर्न फिलॉसफीज हैं वो आपको रास्ता दिखाती हैं, उन रास्ते को फॉलो करते हुए जब आप आगे बढ़ेंगे, उन रास्तों को लेकर जब आप आगे बढ़ेंगे, बिकॉज ईस्टर्न फिलॉसफी आपको क्या सिखाएंगी? दे विल टेल यू द कंपैशन, दे विल टेल यू द एम्पैथी, दे विल टेल यू अबाउट द टॉलरेंस, they will tell about you the cooperation, ठीक है। they will tell about you being humble, and these quality in a human beings are necessary. otherwise अगर आप साइंटिफिक स्टडीज कर रहे हैं, रिसर्चेस कर रहे हैं और आप में ह्यूमन वैल्यूज नहीं है, तो वो चीज भी आपके लिए क्या हो सकती है? डेंजरस हो सकती है। यानी एक इंसान, जैसा आप लोगों ने मूवीज वगैरह में देखा होगा कि बायोलॉजिकल वेपन बनाकर बैठ गया है, तो बायोलॉजिकल वेपन बनाना वो एक साइंटिफिक स्टडी है, वो एक रिसर्च है। लेकिन उस वेपन को गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा या सही तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा, ये डिपेंड करता है उस इंसान के कैरेक्टर पर, ये डिपेंड करता है उस इंसान की सोच समझ पर। इसीलिए इंसान के कैरेक्टर को रिफाइन करने के लिए, उसे डिफाइन करने के लिए, उसे रास्ता दिखाने के लिए जरूरत पड़ेगी किसकी? ईस्टर्न विजडम की, ईस्टर्न फिलॉसफीज की। और लेकिन हमें ग्रोथ करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? साइंस की जरूरत पड़ेगी। और अगर आप इन दोनों चीजों को जोड़ दो, क्योंकि साइंटिफिक रिसर्च भी जरूरी है फॉर इनोवेशन, और उस रिसर्च को पॉजिटिव साइड पे रखने के लिए आपको विजडम की भी जरूरत है। तो इस तरीके से आप इस एसे को कंस्ट्रक्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन करेंगे, डिफाइन ईस्टर्न विजडम क्या होती है, होलिस्टिक, स्पिरिचुअल एंड नेचर सेंट्रिक होती है। वेस्टर्न साइंस क्या होती है? रेशनल होती है, टेक्नोलॉजिकल होती है, एविडेंस बेस्ड होती है। स्टेट द नीड फॉर सिंथेसिस एंड गोल फॉर ह्यूमैनिटी। और फिर आप समझाएंगे कि आज की रिक्वायरमेंट क्या है, कि चारों तरफ दुनिया में आतंक फैला हुआ है, लड़ाइयां हो रही हैं, इस वक्त हमें रास्ता दिखाना है, पेशेंस दिखाना है, पीस डेवलपमेंट की बात करनी है, और डायमेंशंस पे बात करेंगे हेल्थ में, जैसे आयुर्वेदा प्लस मॉडर्न मेडिसिन। जैसे इंडिया की बात करें, योगा फिलॉसफी जो है, आयुर्वेदा है, ये दुनिया भर को रास्ता दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में देखते हैं कि आईआईटी खड़गपुर जो है वो इंडियन नॉलेज को क्या कर रहा है? इम्बाइब कर रहा है, और ब्लेंड ऑफ वैदिक मैथ, स्टेम में, स्टेम्स आपको पता ही है, साइंस, टेक्नोलॉजी,
इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, इसमें वैदिक मैथ को लेकर आना ये शो कर रहा है कि यू आर फोकसिंग ऑन द ईस्टर्न विजडम। यहाँ पर बहुत सारी चीजें छिपी हुई हैं जिसका सही इस्तेमाल किया जा सकता है। इन्वायरमेंट को कंजर्व करने के लिए जैसे इंडिया क्या मूवमेंट दे रहा है, लाइफ दे रहा है, लाइफ ऑफ फॉर इन्वायरमेंट, LIFE, लाइफ फॉर इन्वायरमेंट मूवमेंट दे रहा है। गांधी जी का मिनिमलिज्म, वैदिक इकोलॉजी, वेस्टर्न ग्रीन टेक, रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे हम इंडिया ने इनिशिएट किया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये क्या शो कर रहा था कि अगर हम सूरज की एनर्जी को इस्तेमाल करेंगे तो हम पोल्यूशन कम करेंगे, दैट इज नीडेड फॉर द ह्यूमैनिटी। तो बेसिकली अगर आप वैल्यूज पर चलेंगे, थॉट्स पर चलेंगे इस वर्ल्ड की, तो आप साइंटिफिक इस्तेमाल, रिसर्च का सही इस्तेमाल कर पाएंगे। ग्लोबल डिप्लोमेसी, कल्चरल सॉफ्ट पावर, इंडिया प्रोजेक्टिंग नॉलेज सिस्टम एज ग्लोबली। अब भारत क्या कर रहा है, अपनी नॉलेज का इस्तेमाल कर रहा है और इससे डिप्लोमेसी डेवलप हो रही है। जैसे हम देखते हैं कि 21 जून को इंटरनेशनल वर्ल्ड योगा रूप के यूएन ने योगा डे के रूप में मनाना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो दैट शोज कि योगा के प्रति लोगों का रुझान बढ़ेगा, योगा के प्रति लोगों की सोच समझ बढ़ेगी और योगा का ऑब्वियसली क्या होगा, फायदा ही होगा, एंड दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द ह्यूमैनिटी। सीधी सी बात भैया कि लोगों को जिंदा रखना है, स्वस्थ रखना है। चैलेंजेस क्या है, सूडो साइंस। सूडो साइंस का मतलब है कि लोग कुछ भी साइंस का इस्तेमाल गलत करने लग जाएंगे, दैट इज द चैलेंज, ठीक है। अगर विजडम नहीं होगी तो सूडो साइंस बढ़ेगा। एंड ओवर कमर्शलाइजेशन, अगर आपने साइंटिफिक रिसर्च कर ली है तो आप उसका ओवर कमर्शलाइज करेंगे, उसे आप जनता के इस्तेमाल के लिए नहीं, जनता के हित के लिए नहीं, उसे आप बेचेंगे, पैसा कमाएंगे, दैट इज एक बड़ा चैलेंज है। नीड फॉर रिसर्च वैलिडेशन, पीयर रिव्यूड कोलैबोरेशन, रिसर्च जो है उसकी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। और पीयर रिव्यूड का मतलब है कि लोग एक ग्रुप में इकट्ठा होकर उसे रिव्यू करेंगे। कंक्लूजन, सिंथेसिस इज अ प्रैक्टिकल नेसेसिटी, नॉट जस्ट फिलॉसफी। दोनों चीजों को जोड़ना सिर्फ एक बातचीत नहीं, एक फिलॉसफी नहीं है, बल्कि एक नेसेसिटी, इसको जोड़ना जरूरी है। एंश्योर होलिस्टिक हेल्थ केयर, सस्टेनेबल ग्रोथ, बैलेंस्ड एजुकेशन कैन गाइड ह्यूमैनिटी टुवर्ड अ हेल्दियर, इक्विटेबल एंड हार्मोनियस फ्यूचर। अगर हम ईस्टर्न फिलॉसफीज और वेस्टर्न साइंसेज को जोड़ दें तभी हमारा जो ह्यूमैनिटी है वो एक सही रास्ते पर, पॉजिटिव रास्ते पर आगे बढ़ सकता है, ऐसा कहा जा सकता है इस एस्से में। उसके बाद नेक्स्ट एस्से, द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज आर कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक थिंकिंग एंड टाइमली एक्शन। वाओ, ये क्या कह रहा है, इंडियन आर्म्ड फोर्सेज, ठीक है, आर कॉम्बिनेशन है, यानी दो समूह है, किस चीज का, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग का, ओके, इसको अलग करना है, एंड टाइमली एक्शन का। साफ सिंपल शब्दों में कहूं तो इसका मतलब है क्या और इसका मतलब है कब। यानी ये ऐसे क्या कह रहा है, इस ऐसे को कैसे जस्टिफाई करना है हमें। ये ऐसे कह रहा है कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस भी आ जाएगा, जहां आर्म्ड आ गया वो आर्म्ड फोर्सेस हो गई। एक जो सेक्शन है वो आपकी आउटर सिक्योरिटी के बारे में देख रहा है, एक जो देख रहा है वो इंटरनेशनल सिक्योरिटी के बारे में प्रबद्ध है, ठीक है। तो यहां पर जो भी आर्म्ड फोर्सेस का काम है वो काम है सिक्योरिटी का। सिक्योरिटी दोनों ही, एक्सटर्नल भी और इंटरनल भी। अभी क्या कह रहा है कि आर्म्ड फोर्सेस कॉम्बिनेशन है, किसका कॉम्बिनेशन है, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग का और टाइमली एक्शन का। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग क्या होती है, देखो इस वर्ड को तोड़ो। स्ट्रेटेजिक शब्द आता है स्ट्रेटेजी से। स्ट्रेटेजी क्या होती है, सिर्फ एक प्लान होता है, ठीक है। तो प्लान को स्ट्रेटेजी क्यों नहीं कह दिया आपने। अगर आप इस प्लान को ऑन द बेसिस ऑफ योर स्ट्रेंथ एंड योर वीकनेस के बेस पे बनाते हो, जैसे मान लो वही एक एग्जांपल कि मान लो आपको पढ़ाई करनी है और आपको लगता है कि मैं सुबह नहीं जग पाता हूं तो मैं रात में पढ़ाई कर लूंगा, ओके। यानी आपकी वीकनेस है कि आप सुबह नहीं जग पाते, आपकी स्ट्रेंथ है कि आप लंबे समय तक रात में जग सकते हैं, तो आप रात को पढ़ाई कर रहे हैं, ओके, दैट्स अ नाइस थिंग। अब आपने अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को ध्यान में रखते हुए एक प्लान बना दिया है। ये प्लान जिसमें आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को कंसीडर करते हुए एक प्लान बनाया गया है कि कैसे मैं वीकनेस को क्या करूंगा, मिनिमाइज या एलिमिनेट करूंगा और अपनी स्ट्रेंथ के थ्रू करूंगा। इस प्लान को कहा जाता है स्ट्रेटजी। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रेटजी एंड द प्लान। बस इसी तरीके से वर्ड्स को तोड़ना जरूरी है। अब ये क्या कह रहा है, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, यानी अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को ध्यान में रखकर क्या रिक्वायर्ड है, हमें क्या करना चाहिए, किसके लिए, सिक्योरिटी के लिए। और टाइमली एक्शन, कब करना चाहिए, यानी ये स्टेटमेंट क्या कह रही है कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस कॉम्बिनेशन है किसका, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग का और टाइमली एक्शन का। यानी वो बहुत अच्छा नमूना पेश करते हैं कि कैसे एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के थ्रू काम किया जाए। स्ट्रेटेजी का मतलब है कि क्या रिक्वायर्ड है, हमें सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए क्या करना चाहिए और कब करना चाहिए। तो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस आर द कॉम्बिनेशन ऑफ अ स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, यानी क्या रिक्वायर्ड है, और कब रिक्वायर्ड है, यानी टाइमली एक्शन, इसका कॉम्बिनेशन है। तो इसको शो करते हुए आप कैसे मेंशन करेंगे कि देखो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में दो तरीके की फोर्सेस हैं, हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जो हमारी एक्सटर्नल सिक्योरिटी देखती हैं, और हमारी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस जिसका आप हिस्सा बनने वाले हैं वो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को देखती हैं। और दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो हमारी सिक्योरिटी को इंश्योर करता है। और ये दोनों ही फोर्सेस हमारे देश को सिक्योर करने के लिए एक्सटर्नल इंटरनल क्या करती हैं, ये स्ट्रेटजी थिंकिंग करती हैं, यानी किस समय क्या रिक्वायर्ड है और कब रिक्वायर्ड है, दोनों को जोड़ दो। जैसे फॉर एग्जांपल आज का समय क्या है, आज का समय मॉडर्न वॉरफेयर का है। मॉडर्न वॉरफेयर में पता है कि हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, हमें, जैसे हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा, द वॉर वाज ऑलवेज कौन लड़ रहा था वॉर, एयरफोर्स लड़ रही थी, आर्मी एयर डिफेंस लड़ रहा था, एयर वॉरफेयर चल रहा था, ड्रोन वॉरफेयर चल रहा था।
अब मान लो आज के समय में हमें सोचे कि अच्छा दुश्मन के पास वॉरफेयर है, हम कैवलरी लेकर आते हैं, इट विल बी ऑफ नो यूज, फेल हो जाएंगे। तो व्हाट इज रिक्वायर्ड, यानी क्या रिक्वायर्ड है, स्ट्रेटजी बनाएंगे कि अच्छा सामने वाले के पास ड्रोन वॉरफेयर की अवेलेबिलिटी है, तो हमें भी उसका डिफेंस क्या करना चाहिए, हमें एयर डिफेंस डेवलप करना चाहिए, साथ साथ हमें काउंटर अटैक के लिए भी प्रिपेयर करना चाहिए, ठीक है। तो सुदर्शन, तो उसके साथ साथ और कब रिक्वायर्ड है, यानी आज से अगर काम करते हैं और हमें लग गए किसी चीज को करने में 10 साल, रिक्वायर्ड आज है। तो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस जो हैं दोनों चीजों पे काम करती है कि क्या और कब रिक्वायर्ड है, यही सेशन में बताया गया है। इसमें एग्जांपल आप ऑपरेशन सिंदूर का दे सकते हैं कि जो चीज जैसे रिक्वायर्ड थी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने वैसा ही ऑपरेट किया। ऑपरेशन सिंदूर में इट वाज अ ड्रोन वॉरफेयर, तो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस रिप्लाइड एंड काउंटर एक्टेड विद द ड्रोन वॉरफेयर। साथ ही साथ अगर हम सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस को भी तो देखें कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस क्या थी, जैसे नक्सली एरिया था, नक्सली एरिया क्यों नक्सलिज्म इतना ज्यादा प्रेवेलेंट था, जंगल में कनेक्टिविटी नहीं है, तो सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस ने क्या किया, इंफ्रा डेवलप किया। अब इंफ्रा डेवलप किया तो कनेक्टिविटी क्या हुई, इंप्रूव हुई। करीबन 650 से ज्यादा फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशन बनाए गए और करीबन 60 से ज्यादा नाइट विजन में आप नाइट हेलीकॉप्टर लैंडिंग के लिए आपके क्या बनाए जाते हैं, स्पोर्ट्स बनाए जाते हैं। अब ये सारी चीजें जो हैं ये उस एरिया में सेंध लगाने का काम करती हैं। दैट वाज द बेस्ट, दैट वाज द कोर एरिया ऑफ द नक्सलिज्म, यानी क्या रिक्वायर्ड था और कब रिक्वायर्ड था वो किया गया, और इसी से क्या सिक्योरिटी क्या हुई, इंश्योर हुई, ठीक है। लेकिन फिर भी इसमें चैलेंज आ जाता है कि देयर आर आल्सो चैलेंजेस, ठीक है। अब चैलेंजेस क्या आ जाता है कि इन द मॉडर्न वॉरफेयर जब हम स्ट्रेटजी हम जा रहे हैं, आगे की तरफ जा रहे हैं, मॉडर्न वॉरफेयर की तरफ जा रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। एंड टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड जो है वो उसको रिसर्चेस की जरूरत है। रिसर्च के लिए आपको पास अच्छे फंड्स चाहिए, अच्छे फंड्स के लिए आपको इकोनॉमी को क्या करना पड़ेगा, राइज करना पड़ेगा। फिर वही बात आत्मनिर्भरता वाली बात आनी शुरू हो जाएगी। ओके, तो आप इंट्रोडक्शन करेंगे आर्म फोर्सेस प्लस सीएपीएफ, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग प्लस टाइमली एक्शन कैसे काम करती हैं, ये एंश्योर करती है नेशनल सिक्योरिटी, इंटरनल स्टेबिलिटी एंड ग्लोबल क्रेडिबिलिटी। इनका काम प्रोफेशनल तरीके से करने का ढंग है, इसीलिए इनकी ग्लोबल क्रेडिबिलिटी है। इवन यूएन पीस कीपिंग मिशंस में भी इंडियन आर्म फोर्सेस की सबसे ज्यादा भागीदारी रहती है। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग में क्या होता है, आर्म फोर्सेस जैसे 2025 को ईयर ऑफ रिफॉर्म्स कहा गया, मल्टी डायमेंशनल ऑपरेशंस डॉक्ट्रिन पे काम किया गया, यानी हर एक मल्टी डायमेंशनल, लेकिन एक तरफ नहीं। टेक्नोलॉजी का रोड मैप बनाया गया, फोकस ऑन द जॉइंट ऑपरेशंस, आर्मी नेवी मिलकर काम कर रहे हैं, एयरफोर्स आर्मी मिलकर काम कर रहे हैं, एक्सरसाइज चला रहे हैं, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के साथ काम कर रहे हैं, आरआर कश्मीर वैली में काम कर रही है। मॉडर्नाइजेशन पे ध्यान दिया गया और इंडिजिनस प्रोडक्शन पे ध्यान दिया गया। इन देखा कि भैया हमें टेक्नोलॉजी तो चाहिए, हमें मॉडर्नाइजेशन तो चाहिए, लेकिन अगर हम बाहर से हथियार खरीदते रहेंगे, बाहर से चीजें खरीदते रहेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। इसीलिए हमें अपनी प्रोडक्शन पर भी ध्यान देना है। तो बात किसकी आई, आत्मनिर्भरता की आई, ठीक है। सीएपीएफ में सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी स्ट्रेटजीज फॉर द काउंटर टेररिज्म, इनका बहुत अहम रोल रहा आपके नेक्सल हिट एरिया में एज वेल एज इन ऑन द बॉर्डर एरिया। बीएसएफ का रोल हम देखते हैं, ठीक है। उसके साथ आईटीबीपी का रोल देखते हैं, बॉर्डर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, कोऑर्डिनेट विद द स्टेट पुलिस। उसके बाद टाइमली एक्शन, जैसा रिक्वायर्ड था वैसा हमेशा किया। कोल्ड स्टार्ट एक्सरसाइज, कोल्ड स्टार्ट एक्सरसाइज क्या है, जिसमें हम ड्रोन ड्रिल्स करते हैं, यानी ये मॉडर्न वॉरफेयर है। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने देखा कि ड्रोन्स की जो ड्रोन्स का जो इस्तेमाल है वॉर में बहुत ज्यादा बढ़ गया, इंफॉर्मेशन गैदरिंग में, अटैक्स में, हर चीज में, सर्विलेंस में। तो उसको ज्यादा अच्छा करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, कोल्ड स्टार्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में देखा हमने रैपिड रिस्पॉन्स यूजिंग स्पेस इंटेलिजेंस, प्रिसिजन वेपन्स। सीएपीएफ एंटी नक्सल्स एरिया में आईटीबीपी, एलएसी, पेट्रोल्स, डिसिसिव एंड क्विक एक्शन। जो चीज रिक्वायर्ड है, जैसे मैंने कहा, अभी इंफ्रा डेवलप करने की रिक्वायरमेंट थी तो इंफ्रा डेवलप किया। अगर इंफ्रा डेवलप नहीं हो पाता तो ये मसला जो है नक्सलिज्म का और लंबा किस्सा, जो रिक्वायर्ड था प्रॉपर किया कि हमारी वीकनेस कहां है, कि हमारे पास हम एम्बुश में फंस जाते हैं, कनेक्टिविटी का इशू है, तो क्यों ना इस पे काम किया जाए। जॉइंट ड्रिल्स हो रही हैं, युद्ध अभ्यास, जो मिलिट्री एक्सरसाइजेस आप करते हैं यूएसए के साथ, यूके के साथ, उनसे आपको कुछ नया सीखने को मिलता है। तो अपनी वीकनेस को कवर अप करने के लिए आप दूसरी फोर्सेस का हेल्प ले रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो कि नहीं हम बेहतर हैं, ऐसा नहीं है। इंडियन फोर्सेस कहती है कि ओके, हमें हमारी वीकनेस कब पता लगेंगे, जब हम किसी को अपने आप से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। इसलिए एक्सरसाइजेस की जा रही हैं, इंप्रूव्स कोऑर्डिनेशन एंड इंटरऑपरेबिलिटी। उसके बाद टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन रिक्वायरमेंट है आज के समय की, यूज ऑफ एआई, ठीक है, इंफॉर्मेशन में, सर्वेलेंस में। जैसे हम देखते हैं, इवन अभी रिसेंटली का केस है देहरादून में, उत्तराखंड में जो पुलिस है वो सर्वेलेंस कर रही थी एंड लोगों ने घरों के ऊपर पत्थर इकट्ठा कर रखे थे किसी चीज पर, ऐसे एजिटेशन करने वगैरह के लिए। तो पुलिस ने उन सबके घर जाकर क्या किया, बेसिकली उन सबको हटवाया, ठीक है। तो दैट इज द मॉडर्न वे ऑफ थिंकिंग एंड मॉडर्न वे ऑफ फाइंडिंग द सॉल्यूशन। यूज ऑफ एआई, साइबर टूल्स, अनमैन्ड सिस्टम फॉर फास्ट एंड स्मार्टर रिस्पॉन्स। जो आपके ड्रोन्स हैं, एआई, दैट इज इमेंसली वर्किंग। इंडिजिनस प्लेटफॉर्म्स, MQ-9B ड्रोन्स, अपग्रेडेड हेलीकॉप्टर्स, सीएपीएफ सर्वेलेंस सिस्टम्स। फिर वही बात आ रही है, बार बार टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट है, वो आर्म फोर्सेस कर रही है। तो स्ट्रेटेजिक फोरसाइट क्या रिक्वायर्ड है, कब रिक्वायर्ड है, ये आर्म फोर्सेस कर रही हैं, और इसी की वजह से हमारी सिक्योरिटी क्या हो रही है, एंश्योर हो रही है, ठीक है।
उसके लिए और बेहतर क्या किया जा सकता है? मॉडर्नाइजेशन और बेहतर करनी है, ट्रेनिंग पे और अच्छा ध्यान देना है, ट्रेनिंग पे हमें दूसरी फोर्सेस के साथ बहुत अच्छे से एक्सरसाइजेस करनी है, साथ साथ इंटरनल एक्सरसाइजेस भी करनी है। एक जैसे सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस हैं, उसकी एक्सरसाइज के साथ करा रहे हैं आप, आर्मी के साथ करा रहे हैं, इससे बेटर कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा। साथ साथ पुलिस को भी आप, स्टेट पुलिस को भी साथ में लेकर आ रहे हैं एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं एंड मेक इन इंडिया पर ध्यान देना है। हमें धीरे धीरे फ्यूचर रेडी रहना है, हमें अपनी चीजों को साथ रेडी रहना है। ओके, नेक्स्ट इज थिंग्स दैट कैन काउंट, थिंग्स दैट काउंट एज बीइंग सिविलाइज्ड। ओके, ऐसी चीजें जो काउंट होती हैं कि आप क्या हैं? सिविलाइज्ड। अब सिविलाइजेशन, सिविलाइज जो शब्द है ये आता है सिविलाइजेशन से। सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यता, और सिविलाइज का मतलब है कि सभ्य हैं आप। व्हाट इज सभ्य? सभ्य हैं यानी आपका जो कंडक्ट है इट इज डिजायरेबल, यही होना चाहिए, तो आप सभ्य हैं। अब फॉर एग्जाम्पल आपने बहुत अच्छे कपड़े पहने, आपने सूट बूट पहना है, यू लुक नीट एंड टाइडी, बट आप लोगों को गालियां देकर बात कर रहे हैं, आप लोगों से झूठ बोल रहे हैं, आप लोगों से चोरी कर रहे हैं। इज दैट रिक्वायर्ड? नो, आप सिविलाइज्ड ही नहीं है। तो बेसिकली आज के टाइम में ये सिविलाइजेशन या सिविलाइज्ड होने का बहुत बड़ा सवाल उठता है। क्यों? हम बार बार बात करते हैं लॉस ऑफ सिविक सेंस की, कि लोग जो हैं वो मेटेरियलिस्टिकली तो ग्रो कर रहे हैं, लेकिन उतना ही कहीं ना कहीं वो सिविक सेंस लूज कर रहे हैं, और सिविक सेंस लूज करने का मतलब है कि यू आर गेटिंग टुवर्ड्स अनसिविलाइज्ड कंडक्ट। जैसे ब्रिटिशर्स ने आकर भारत में कहा कि ओहो भारत में तो सती, चाइल्ड मैरिज, अनटचेबिलिटी, ठीक है। हालांकि चीजें यूरोप में भी बहुत खराब चल रही थी, लेकिन वो जब आए तो उन्होंने यहाँ पर इतने डॉगमास देखे, इतने ब्लेमिशेस देखे, तो उन्होंने कहा कि यार दिस सोसाइटी इज सो बैकवर्ड, ठीक है, ये तो अभी रिलीज डॉगमास में जी रहे हैं, यहाँ पर अलग अलग किस्म की डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट कर रहे थे, डेप्रिवेशन एग्जिस्ट कर रहा था। उन्होंने क्या कहा कि ओके यू आर नॉट अनसिविलाइज्ड एंड वी आर हियर टू सिविलाइज यू, यानी हम आपको सभ्य बनाने के लिए आए हैं। अब बात यही एक चीज है कि धीरे धीरे मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, इकोनॉमी ग्रो कर रही है, लोगों की वेल्थ इंक्रीज हो रही है, इनकम इंक्रीज हो रही है, बट आर वी सिविलाइज्ड? अगर आप कहीं पर ट्रैवल कर रहे हैं और ट्रैवल करते हुए आपसे किसी की बहस हो जाती है और आप बहुत गंदी भाषा में उससे रिप्लाई कर रहे हैं, और आपने बहुत अच्छा सूट बूट पहना है, ठीक है, आप किसी लेडी के साथ मिसबिहेव कर रहे हैं, आप किसी इंसान की रिजर्व सीट पर जाकर बैठ गए हैं, उसे सीट ही नहीं दे रहे हैं, तो आर यू सिविलाइज्ड? नो। इसीलिए बात हो रही है कि सिविलाइज्ड अच्छे कपड़े पहनना नहीं है, सिविलाइज्ड इंग्लिश बोलना नहीं है, सिविलाइज्ड बेटर क्विजीन्स खाना नहीं है। सिविलाइज्ड होने का मतलब है कि आपका कंडक्ट कैसा है बाकी लोगों के साथ। सिविलाइज्ड होने का मतलब है कि आपका कंडक्ट कैसा है टुवर्ड्स इन्वायरमेंट। आप जा रहे हैं कहीं से, आपने कुछ खाया गिरा दिया, आपको इन्वायरमेंट की परवाह ही नहीं है, ठीक है, आप सो कोल्ड आपने, ठीक है, आप अपने मैकडी बर्गर से निकले हैं, यू गॉट द रैपर, यू आर विद द सूट टाई वाई, एंड लेकिन आपने खाया और ऐसे डाल दिया। किस बात के सिविलाइज्ड हैं आप? क्योंकि आप इन्वायरमेंट के प्रति क्या नहीं है, बिल्कुल भी कॉन्शियस नहीं है। तो सिविलाइज्ड मतलब को समझना पड़ेगा। सिविलाइज्ड मतलब आता है, सिविलाइज्ड आता है सिविलाइजेशन से। सिविलाइजेशन का मतलब है सभ्यता, तो सिविलाइज्ड का मतलब है सभ्य। सभ्य का मतलब क्या होता है? द कंडक्ट विच इज डिजायरेबल। अब डिजायरेबल किसके प्रति? टुवर्ड्स अदर्स, टुवर्ड्स सोसाइटी, टुवर्ड्स एनवायरनमेंट, टुवर्ड्स एनिमल्स, टुवर्ड्स एवरीथिंग। आप लोगों के साथ बहुत अच्छा बिहेव कर रहे हैं, आप जानवरों को मार रहे हैं, ठीक है, आर यू सिविलाइज्ड? नो। तो बेसिकली व्हाट इज एक्चुअली रिक्वायर्ड फ्रॉम द ह्यूमन बीइंग्स इज टू बी ह्यूमेन। उनके अंदर वो क्वालिटीज होनी चाहिए, और आप कभी भी सिविलाइज्ड कपड़ों से नहीं बनते हैं। कपड़े इज योर अपीयरेंस दैट कैन बी चेंज्ड इन अ मोमेंट, वो किसी भी मोमेंट में चेंज किए जा सकते हैं, बट सभ्य होना या सिविलाइज्ड होना अपने आप में एक प्रोसेस है, और इसी में बहुत अहम रोल आता है एजुकेशन का। इसलिए जब भी आप बात करते हैं कि आप किसी इंसान को सिविलाइज करना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, उसको कंडक्ट बेटर करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल कि मैंने किसी इंसान को कोई चीज सिखाई कि तू ऐसे नहीं, ऐसे बिहेव कर भाई, ठीक है, आपको ऐसे बिहेव करना है वहां पर जाकर। अब जैसे मैंने ये तू शब्द बोला, ठीक है, ये तू ऐसे कर भाई, तू किसी इंसान के लिए क्या हो सकता है? ऑफेंडिंग हो सकता है कि आप हमें तू कह के बात कर रहे हैं, हमारे यहां तो ऐसे बात ही नहीं की जाती है, ठीक है। अब तू सामने वाले को क्या लग सकता है? डिसरिस्पेक्टिंग लग सकता है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि नहीं यार हमारे यहां तो ऐसे ही होता है, कोई डिसरिस्पेक्टिंग नहीं होता, अब आप उससे लड़ रहे हैं। अरे भाई, आपको हार्मनी बिल्ड करनी है, दिस इज द ओनली थिंग यू हैव टू बिल्ड हार्मनी। और अगर आप सोसाइटी में हार्मनी ब्रेक कर रहे हैं, आप कहीं से भी सिविलाइज्ड नहीं है। ऐसा सोशल एलिमेंट जो हार्मनी बिल्ड अप ना करके उस हार्मनी को तोड़ता है, he is not civilized. That's a clear cut definition of civilized human being. अब आप कह रहे हैं नहीं तू यार, तू मैं तो तू ही बोलूंगा, हमारे यहाँ तू बोलते हैं। आपको पता है कि आपके तू बोलने से उस इंसान को ऑफेंडिंग फील हो रहा है, एंड ही विल बी हैविंग एंटागोनिस्टिक व्यू। तो अभी तो बताया था व्हाट इज ह्यूमैनिटी, एक्सेप्टिंग द डाइसेंट, कि ओके आपके यहाँ तू अलाउड नहीं है, इट इज डिसरिस्पेक्टिंग फॉर यू। अगर आपको डिसरिस्पेक्टिंग फील हुआ तो आई विल नॉट रिपीट इट। तू मैं अपने पीयर ग्रुप में बोल लूंगा जहां ये चीज अलाउड है,
ठीक है, यहां अलाउड नहीं है, किसी को ऑफेंड कर रही है तो मैं नहीं बोलूंगा, दैट इज सिविलाइज्ड। वेयर एंड हाउ यू नीड टू बिहेव, इफ यू आर डूइंग दैट, यू आर सिविलाइज्ड। अब ये क्या कह रहा है, थिंग्स दैट काउंट एज बीइंग सिविलाइज्ड, आपका कंडक्ट कैसा है, ठीक है, आप एनवायरमेंट के प्रति कैसे बिहेव करते हैं आप, उसके साथ साथ अब आप धीरे धीरे सोसाइटी में आ जाओ। अब आपकी सोसाइटी में इक्वलिटी है, ठीक है, आपकी सोसाइटी में जस्टिस है, ठीक है, आपकी सोसाइटी में इंक्लूसिविटी है, ठीक है, आपकी सोसाइटी क्या है, सिविलाइज सोसाइटी है। एज अ पर्सन हमने अभी बात करी, अब सोसाइटी पर शिफ्ट हो जाते हैं। अगर आपकी सोसाइटी में जस्टिस नहीं है, बहुत वेल्दी पर्सन हैं, ठीक है, उसके साथ साथ डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा है, कास्ट के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन है, कलर के नाम पे और रिलीजन के नाम पे, तो दैट इज नॉट द योर सिविलाइज सोसाइटी, वो सबसे अनसिविलाइज सोसाइटी है, क्योंकि वो क्या कर रही है, पोलराइजेशन, एक ग्रुप इधर एक ग्रुप इधर। तो एज अ पर्सन आप सिविलाइज्ड हैं या नहीं है, आपके कंडक्ट पे डिपेंड करता है। एज अ सोसाइटी आप सिविलाइज्ड हैं या नहीं है, ये कुछ पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। आपकी सोसाइटी में इक्वलिटी है तो यू आर सिविलाइज्ड, आपकी सोसाइटी में जस्टिस है, यू आर सिविलाइज्ड, आपकी सोसाइटी में इंक्लूसिविटी है, यू आर सिविलाइज्ड, आपकी सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, यू आर सिविलाइज्ड। लेकिन अगर डिस्क्रिमिनेशन है, उसके साथ साथ यहां पर करप्शन होता है, साथ साथ यहां पर बहुत ही ज्यादा रेशियल चीजों पर आपको लोगों को डिस्क्रिमिनेट करते हैं, साथ साथ एक तरीके से अंडर आफ्टर अगर आर्टिकल 39 की बात करें, बहुत ज्यादा इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, तो यू आर नॉट सिविलाइज्ड, दैट्स इट। अब सोसाइटी से बात शुरू हो जाती है देश पे, कोई भी सोसाइटी जो है वही देश बिल्डिंग करेगी और यही धीरे धीरे वर्ल्ड में फैलेगा। अगर वर्ल्ड में भी डिस्क्रिमिनेशन है एक दूसरे के प्रति, तो सिविलाइज्ड वर्ल्ड नहीं है। फिर बात जाती है ग्लोबल विलेज की, कि ये तो ग्लोबल विलेज की पर हम बात कर रहे थे, जो कि मार्शल मैकलुहन का कंसेप्ट है, हु इज अ कैनेडियन जर्नलिस्ट, कि ग्लोबल विलेज। अब अगर हमें ग्लोबल विलेज को आज के समय में इंटरकनेक्टेडनेस बढ़ गई है, अगर इंटरकनेक्टेडनेस बढ़ गई है तो मेरा कंडक्ट पूरी दुनिया में कहीं पर भी वैलिड या इनवैलिड हो सकता है। आज हम बाकी सोसाइटी से चीजों को क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं और अपनी चीजों को बाकी सोसाइटी पे छाप छोड़ते हैं। तो हमें यह देखना है कि हमारा जो कंडक्ट है एज अ पर्सन, एज अ इंडिविजुअल, एज अ सोसाइटी, हम बाकी लोगों को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। अगर हमारी सोसाइटी में जस्टिस नहीं है और हम दूसरे सिस्टम से जस्टिस अडॉप्ट कर रहे हैं कि हाँ वहां जस्टिस है, यहां पर भी होना चाहिए, वहां इक्वालिटी यहां पर भी होना चाहिए, दैट मींस यू आर बिकमिंग द सिविलाइज्ड। ऐसा ही अंग्रेज कह रहे थे कि यहां ये नहीं है, यहां ये नहीं है, यहां ये नहीं है, हम देने आए, हम डेवलप करेंगे, इसलिए वो सरकार बनकर यहां बैठ भी गए थे। इसलिए मॉडरेट्स जो कांग्रेस के अर्ली फाउंडर्स हैं, उनका कहना था कि अंग्रेज हमारी सरकार है, उन्हें हमें बस हमारी दिक्कतें नहीं पता है, दिक्कतें उन्हें पता लग जाएंगी तो वो भी हमारी दिक्कतों को सॉल्व कर देंगे। That is required. Introduction. Being civilized goes beyond the material progress. It reflects values, ethics, and the social conduct. जो अभी मैंने आपको बताया कि आपका करेक्टर, आपका कंडक्ट, a civilized society ensures, क्या इंश्योर करती है सोसाइटी? Justice, dignity, inclusivity, harmony, reflecting both cultural refinement and moral responsibility. अगर आपकी सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन है, इंक्लूसिविटी नहीं है, गरीब अमीर का बहुत ज्यादा फर्क है, तो वो सिविलाइज्ड सोसाइटी कभी नहीं हो सकती। उसके बाद इंपॉर्टेंस, ओके, रूल ऑफ लॉ होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ह्यूमन राइट्स। ऐसी सोसाइटी जहां पर रूल ऑफ लॉ है ही नहीं, ठीक है, और पैसे वालों के लिए कानून है ही नहीं, ठीक है, तो वो सोसाइटी कभी सिविलाइज नहीं हो सकती। एंश्योर जस्टिस, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड प्रोटेक्शन ऑफ फ्रीडम, सभी के लिए बराबर हो। स्ट्रेंथन बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, यहां पर जो इंस्टीट्यूशंस है जैसे पुलिसिंग है, जुडिशरी है, उसको क्या करते हैं, इंश्योर करते हैं, तो सिविलाइज सोसाइटी कहा जाएगा। एजुकेशन का विस्तार हो रहा है, एजुकेशन का विस्तार हो रहा है, तो यू आर गोइंग टुवर्ड्स द नोइंग समथिंग, आप में वैल्यूज इनकलकेट होंगी, आप रिसर्चेस करेंगे और रिसर्चेस ह्यूमन लाइफ के लिए क्या होंगी, बेटरमेंट की तरफ जाएंगी। एम्पायर्स इंडिविजुअल्स विद क्रिटिकल थिंकिंग, एथिक्स एंड सोशल रिस्पांसिबिलिटी। यूनेस्को क्या कहता है कि एजुकेशन इज अ सिविलाइजेशनल फाउंडेशन। यूनेस्को 2024 में कहता है कि जिस सोसाइटी में एजुकेशन नहीं होगी वो सिविलाइज नहीं हो सकती। किसी भी सिविलाइज सोसाइटी के लिए एजुकेशन इज द प्री रिक्वायरमेंट, वही आपको सिखाएगी। फिर बात करी मैंने इंक्लूसिविटी पर और सोशल हार्मनी पर। अगर आप सोशल हार्मनी बिल्डअप नहीं कर पा रहे हैं तो आप सिविलाइज नहीं हैं। रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, जैसे मैंने कहा था तू, कि अच्छा हमारे यहां तो तू होता है, तू मुझे क्यों आप सिखा रहा है, डाइवर्सिटी है, उनके यहां आप बोला जाता है, तो आप उस चीज को क्या करें, डाइसेंट को एक्सेप्ट करें, तो आप सोशल हार्मनी बिल्डअप कर रहे हैं। रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, जेंडर इक्वालिटी एंड कम्युनल हार्मनी। सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टॉलरेंस एज अ पिलर ऑफ सिविलाइजेशन, वही बात हो रही थी, टॉलरेंस। आप किसी के साथ बहस कर रहे हैं जाकर, तो आप किस बात के सिविलाइज्ड हो गए, इन्वायरमेंटल स्टीवर्डशिप। अब आप बहुत अच्छे हैं, आपके पास पैसा, आप लोगों से बहुत अच्छा बिहेव करें, इन्वायरमेंट के प्रति आप में ढेले की नॉलेज नहीं है, इन्वायरमेंट को आप नुकसान पहुंचा रहे हैं। सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड क्लाइमेट कॉन्शियसनेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, यू आर सिविलाइज्ड। अलाइनमेंट विद द एसडीजीज एंड पेरिस एग्रीमेंट गोल्स, अगर आप मॉडर्न टाइम्स में ये सब जानते हैं तो इनके साथ अगर आप अलाइन कर रहे हैं एज अ कंट्री, तो आप सिविलाइज्ड हैं। कंपैशन एंड एम्पैथी, अब जैसे यूएसए है जो पेरिस पीस क्लाइमेट से बाहर निकल जाता है, किस बात का सिविलाइज्ड है भाई, ठीक है, आप बाकी लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ट्रीटमेंट ऑफ वल्नरेबल ग्रुप्स एज ट्रू मेजर ऑफ सिविलाइजेशन, बाकी लोगों की हेल्प करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, एम्पैथी होना जरूरी है। सोशल वेलफेयर पॉलिसीज एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट रिफ्लेक्ट द मोरल मैच्योरिटी, मोरल मैच्योरिटी बहुत जरूरी है। ध्यान दे, मोरल मैच्योरिटी का सीधा का नाता है आपके सिविलाइज्ड होने से, यानी क्या रिक्वायर्ड है, क्या नहीं रिक्वायर्ड है मोरली, इसे कहते हैं मोरल मैच्योरिटी। और अगर आप मोरल मैच्योर हैं तो आप साफ तौर पर सिविलाइज्ड कहलाए जाएंगे। लेकिन अगर आप मोरल मैच्योर नहीं हैं, आपकी उम्र हो गई है, आप किसी एक ऐसे इंसान की सीट लेकर बैठे हैं बस में, फॉर एग्जांपल यू आर सिटिंग ऑन द सीट रिजर्व फॉर द फीमेल्स, यू आर सिटिंग ऑन द सीट्स फॉर द हैंडीकैप्स, या ओल्डर एज के लोगों के लिए जो सीट रिजर्व है, आप उस पर बैठे हुए हैं।
मोरल मेच्योरिटी तो आप में नहीं है, आपको सीट दे देनी चाहिए, ठीक है। तो दैट इज अ सिविलाइजेशन सोसाइटी। चैलेंजेस क्या है? अब सोसाइटी में क्यों नहीं हो पाती है सभ्यता? क्या नहीं है लोगों के अंदर? टॉलरेंस नहीं है, इंटॉलरेंस बढ़ गया है, हर चीज में जल्दबाजी है, इनइक्वालिटी, मैं ज्यादा कमा लूं मैं रख लूं, एंड करप्शन अंडरमाइन द सिविलाइजेशन वैल्यूज। करप्शन जो है ये कहीं ना कहीं लोगों में एक दूसरे के प्रति कंपटीशन पैदा करता है। चलो कंपटीशन बहुत अच्छी चीज है, लेकिन ये भेदभाव पैदा करता है। डिजिटल मिस इन्फॉर्मेशन, हेट स्पीच एंड प्राइवेसी इश्यूज चैलेंज एथिक्स इन द मॉडर्न एरिया। हेट स्पीच फैल जाना, ठीक है, उसके साथ साथ मॉब लिंचिंग हो जाना, दंगे हो जाना। अब दंगे हो रहे हैं, तो दंगे होते हुए कहां सिविलाइज सोसाइटी हो रहे हैं? दंगे किस पे हो रहे हैं? धर्म पे, धार्मिक दंगे, जातीय दंगे। आप जातीय टॉलरेंस पैदा नहीं कर पा रहे, धार्मिक टॉलरेंस पैदा नहीं कर पा रहे, तो व्हाट काइंड ऑफ सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग और सिविलाइज्ड सोसाइटी यू आर? इसलिए टॉलरेंस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, डाइसेंट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये दोनों तरफा होना चाहिए। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड नेग्लेक्ट ऑफ वल्नरेबल ग्रुप्स क्वेश्चन द सिविलाइज्ड पीपल। आप बहुत पैसे वाली सोसाइटी हैं, लेकिन आपने धज्जियां उड़ा रखी है एनवायरमेंट की, आपको धेले की नॉलेज नहीं है, तो आप वही जो रैपर मैंने कहा कि मैकडी आप बर्गर खाया ऐसे फेंक दिया आपने, तो आप नहीं है civilized. Conclusion: True civilization lies not in the material wealth, but in justice, compassion, inclusivity, and dignity for all. Balancing the economic growth with ethical values, rights with responsibilities is essential for the sustaining a civilized society. यानी आप इकोनॉमिकल ग्रोथ के साथ साथ आपकी जो एथिकल वैल्यू है उनका होना बहुत जरूरी है। वैल्यू शब्द मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था। वैल्यू क्या होती है? वैल्यू एक आइडियोलॉजी होती है। वैल्यू के बेस पर ही टिका होता है आपका सोशल एक्शन, जिसे कहा जाता है सोशल नॉर्म। नमस्ते करना आपका एक्शन था, लेकिन उसके पीछे जो कारण था वो रिस्पेक्ट था। तो रिस्पेक्ट इज द वैल्यू एंड नमस्ते इज द नॉर्म, ठीक है। तो दिस इज रिक्वायर्ड, वैल्यूज का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अ सोसाइटी डिवाइडेड कैन नॉट बी सिक्योर। वाओ, ये तो मिला जुला सा टॉपिक आ गया। ये क्या कह रहा है टॉपिक? ऐसी सोसाइटी जो डिवाइडेड हो। पहली बात तो डिवाइड किस किस बेस पर हो सकती है सोसाइटी? ये हो सकती है बेटा रीजन के बेसिस पर, ये हो सकती है कास्ट के बेसिस पर, ये हो सकती है रेस के बेसिस पर, ये हो सकती है इकोनॉमिक टर्म्स के बेसिस पर। अगर आप बटे हुए हैं तो कैन नॉट बी सिक्योर। सिक्योर का मतलब क्या है? सिक्योर का मतलब उल्टा हो जाएगा डेंजर। डेंजर का मतलब आपका एग्जिस्टेंस सिक्योर करना है, एग्जिस्टेंस सिक्योर करना है। अब एग्जिस्टेंस किस किस चीज पर सिक्योर हो सकता है? बहुत सारी चीजें हैं। अब मान लो सोसाइटी डिवाइड है ऑन द इकोनॉमिकल बेसिस, ठीक है। कुछ लोग हैं जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है और बहुत सारे लोगों के पास पैसा है ही नहीं। अब बीमारी फैली, ये लोग जो हैं अमीर लोग अपना इलाज करा पा रहे हैं, लेकिन ये लोग अपना इलाज नहीं करा पा रहे, एंड दे डाइड। अगर ये मर चुके हैं तो सोसाइटी का एक हिस्सा साफ हो चुका है, सोसाइटी सिक्योर नहीं है, कभी ना कभी ये चीज बढ़ेगी। उसके साथ साथ अगर कोई सोसाइटी डिवाइडेड है, जैसे अब्राहम लिंकन भी कहते हैं कि द हाउस इटसेल्फ डिवाइडेड कैन नॉट बी सिक्योर्ड, वो गिरेगा ही गिरेगा। तो बेसिकली जहां पर धार्मिक डिवीजन हो, जातीय डिवीजन हो, एक धर्म, जैसे हम देखते हैं 1857 के रिवोल्ट में हिंदूज मुस्लिम यूनिटी निकल कर आई और अंग्रेजों ने कहा कि अगर यहाँ के इंडिया के ग्रुप्स इकट्ठे हो गए तो ये हमें हमेशा दिक्कत में पैदा करेंगे। दैट्स व्हाई दे क्रिएटेड डिफरेंसेस बिटवीन द हिंदूज एंड मुस्लिम्स, और इतना डिफरेंस क्रिएट कर दिया कि दो देश बन गए, और आज तक वो चीज का जो कॉन्सिक्वेंस है हमें भारत में देखने को मिलता है। उसके साथ साथ आर्मी में उससे पहले कास्ट बेस्ड रेजिमेंट्स नहीं थी, उन्होंने कास्ट बेस्ड रेजिमेंट्स बना दी ताकि एक कास्ट को दूसरे कास्ट के अगेंस्ट इस्तेमाल किया जा सके, क्योंकि 1857 का रिवोल्ट एक सिपाही मिटनी से शुरू हुआ था। तो बेसिकली अगर कोई भी सोसाइटी डिवाइडेड है तो डिवाइड का मतलब है कि वहां पर हमेशा ऐसा माहौल रहेगा कि मॉब लिंचिंग हो सकती है, दंगे हो सकते हैं। दंगे हो गए तो सीधा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या हो गई? खराब हो गई। आपके देश में लॉ एंड सिचुएशन खराब है, अब आप मोर पुलिसिंग, ठीक है, मोर टेक्नोलॉजी, आप सर्विलेंस पे पैसा खर्च रहे हैं, तो जो पैसा आप किसी और चीज पर लगा सकते थे, रिसर्च पर, एजुकेशन पर, हेल्थ पर, वो आपको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में ही लग रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी सोसाइटी आपस में क्या है? डिवाइड है। जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, रीजन के नाम पर डिवाइड है। इतने सारे दंगे होते हैं। महाराष्ट्र रीजन में हम देखते हैं कि मराठी ना बोलने पर लोगों को मारा पीटा जाता है। कहीं पर भी आप चले जाए, नॉर्थ इंडिया में भी हो रहा है, मॉब लिंचिंग हो रही है, ठीक है। तो बेसिकली इन चीजों की वजह से लॉ एंड सिचुएशन खराब हो गए। अगर लॉ एंड सिचुएशन खराब होगी तो सरकार का ध्यान यहां पर ज्यादा रहेगा। फिर ऐसी कंपनी जो भारत में आकर या आपके देश में आकर इन्वेस्ट करना चाहती हैं, पे लाना चाहती हैं, वो सोचेंगे यार लॉ एंड सिचुएशन की खराब है, क्यों ही जाए वहां पर, सरकार का ध्यान ही नहीं है, लॉस ऑफ इकोनॉमिकल ग्रोथ होगा। साथ ही साथ आप जिस सेक्टर पर ध्यान देना चाहते हैं सेक्टर पर आपको ध्यान नहीं दिया जाएगा। तो जो सोसाइटी डिवाइडेड है वो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को खराब नहीं कर रही है, वो सीधे तौर पर इकोनॉमी को भी नुकसान पहुंचा रही है। कुछ इस तरीके से आप लोगों को सोचना है। सोशल कोहेशन इज द फाउंडेशन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। अब सोशल कोहेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी लोगों का, यानी सोसाइटी का एक होना बहुत जरूरी है। जैसे हम देखते हैं ऑपरेशन सिंदूर में लोगों ने वो सीधा कहा कि कलमा पढ़ो वरना मार दिया जाएगा। यार ऑब्जेक्टिव सीधा क्या है कि एक सेक्शन है उसको मारो, ये सेक्शन, बाकी जो सेक्शन, मान लो हिंदूज को मारा गया, अब हिंदूज जो हैं वो ये बात देखेंगे कि यार मुस्लिम्स ने हिंदूज को मारा है, एंड इससे भारत में क्या हो जाएंगे? दंगे हो जाएंगे। तो 26 लोग मारे गए थे, 26 लोग उन्होंने मारे, लेकिन उसकी वजह से भारत में दंगे बढ़ने के चांसेस ज्यादा, और दंगों में मारे जाएंगे हजारों लोग। तो ऐसी सोसाइटी जो धर्म के नाम पर क्या होगी? बटी होगी, वो हमेशा सिक्योर नहीं होगी, उस पर हमेशा खतरा
रहेगा ही रहेगा। वो तो खैर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हम देखते हैं कि पुलवामा अटैक के बाद क्या हुआ कि बहुत अच्छी सोशल सॉलिडेरिटी निकल कर आया हमारी सोसाइटी से, सभी धर्म से, सभी लोगों से, कि हम एज अ इंडियन खड़े हैं और हमने मुंह तोड़ जवाब भी दिया इस चीज का। अगर यहां पर वो इल माइंडसेट लोगों का आता कि अच्छा ओके रिलीजन, टेररिज्म हैज अ रिलीजन और ब्ला ब्ला ब्ला, और यहां पर दंगे हो जाते, मारा किसी और ने, उसकी सजा आप किसी और को दे रहे होते, तो आपकी सोसाइटी में तो सामने वाले दुश्मन का तो काम क्या हो गया, आसान हो गया, उसे तो वही चाहिए था। सोशल कोहेशन आपका खराब हो गया। A society divided along religion, caste or ideology becomes vulnerable to the conflict and unrest. उसमें हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होगा ही होगा। How division threatens the society? कैसे डिवीजन करता है? Communal polarization, कम्युनिटी जो धर्म के नाम पर पोलराइजेशन होगा, एक धर्म इधर एक धर्म इधर। Incidents of Hindu-Muslim clashes during festivals and processions leading to the curfews and internet shutdowns. अभी मैंने दिल्ली में देखा था होली के दौरान जो उत्तम नगर में सीन हुआ था, mob violence and misinformation cases like उत्तम नगर showing how rumors escalate into violence. Rumors ज्यादा फैला जाते हैं, misinformation, जैसे हम कई बार सोशल मीडिया पर भी मैंने बात की है कि सोशल मीडिया जो है वो एक टेक्नोलॉजी है और उसका इस्तेमाल यानी उसका इफेक्ट पॉजिटिव या नेगेटिव होगा या उसके इस्तेमाल करने वाले इंसान की आपकी फिलॉसफी, साइकोलॉजी पर और सोसाइटी के परसेप्शन पर डिपेंड करेगी। इरोजन ऑफ इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट, डिविजन्स वीकन्स कम्युनिटी पुलिसिंग, इंटेलिजेंस एंड गवर्नेंस इफेक्टिवनेस। अगर लोगों को अपने इंस्टीट्यूशंस पर ही भरोसा नहीं है तो इस पे साफ तौर पे इसके हालात खराब होंगे। इंपैक्ट ऑन इंटरनल सिक्योरिटी, राइज इन हेट क्राइम्स एंड विजिलेंटिज्म, लैक ऑफ ट्रस्ट फ्यूल्स मॉब जस्टिस एंड लॉलेसनेस। लॉलेसनेस बढ़ जाएगी, जितना क्राइम बढ़ेगा सबको थोड़ी लो आप क्या दे पाएंगे, जस्टिस दे पाएंगे। एक्सप्लॉइटेशन बाय द एंटी सोशल एलिमेंट्स, एंटी सोशल एलिमेंट्स कहेंगे तेरे साथ गलत हुआ, आज हमारे साथ आजा, वो उसको प्रोपोगेट करेंगे। एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स एक्सप्लॉइट सोशल फॉल्ट लाइंस फॉर रिक्रूटमेंट एंड स्टेबिलिटी, आपके साथ गलत हुआ है तो आपको क्या किया जा रहा है, रिक्रूट किया जा रहा है, आपका इस्तेमाल किया जाएगा। चैलेंजेस क्या है? इन कॉन्फ्लिक्ट रीजन्स, एलिनेशन रीजन्स लीड्स टू इंसर्जेंसी एंड प्रोलॉन्ग्ड अनरेस्ट। अब कोई ऐसा एरिया हो जाए जहां पर ऐसा हो ही रहा है, जैसे कश्मीर का इशू है, कश्मीर में नेक्सलिज्म वाला जो एरिया है वहां पर उन लोगों को क्या किया जाएगा कि आ जाओ भैया डिवाइड आ जाओ। अब देखो नेक्सलिज्म क्यों हुआ था, बिकॉज ओनली ऑफ द इकोनॉमिकल क्या था, डिवाइड थी सोसाइटी। एक सेक्शन जो है उसके पास ज्यादा पैसा है, अपने जमींदारी का जो उन लोगों को डिस्प्लेस कर दिया, तो रेस्ट ऑफ द पीपल जो है वो वल्नरेबल है, उनको दूसरे लोगों ने क्या कर दिया, रास्ता दिखा दिया, हथियार उठा लिए। इकोनॉमिक एंड सोशल इंपैक्ट, डिसरप्शन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी अनरेस्ट अफेक्ट्स इन्वेस्टमेंट, टूरिज्म एंड लोकल लाइवलीहुड्स। देखो इकोनॉमी पे सीधा इंपैक्ट आया। रिड्यूस्ड वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन, डिस्क्रिमिनेशन लिमिट्स इंक्लूसिव ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी। अगर आप डिवाइड होंगे तो आप इसको काम पे रखना, इसको काम पे रखना, इसको काम पे रखना, वाह। डेवलपमेंट सिक्योरिटी लिंक पीस अकॉर्ड्स इन नॉर्थ ईस्ट लेड टू द डिक्लाइन इन वायलेंस एंड बेटर डेवलपमेंट आउटकम्स। अब जहां पीस डेवलप कर पाओगे वहां पर आपके आउटकम्स जो है पॉजिटिव आएंगे। अब आर्टिकल 14 एंड 21 इंश्योर इक्वलिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन में होने से क्या होता है जब सोसाइटी ही नहीं मान के चलती। फ्रेटर्निटी बहुत ज्यादा जरूरी है, एज एम्फसाइज्ड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, एसेंशियल फॉर द डेमोक्रेसी, और प्रमोट कम्युनल हार्मनी। अब इंक्लूसिव डेवलपमेंट। अब बात आती है कि यार लोग सोशल मीडिया देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। अब मैंने कहा था कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल, सोशल मीडिया तो जैसे एक टेक्नोलॉजी है, दो धारी तलवार है। इसका प्रभाव सोसाइटी पर नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, ये डिपेंड करता है दो चीज़ों पर। इस्तेमाल करने वाले की साइकोलॉजी पर कि वो सोसाइटी में एक अच्छा संदेश देना चाहता है या क्योस पैदा करना चाहता है, और दूसरा होता है सोसाइटी के परसेप्शन पर कि सोसाइटी उसको देखकर उसके खिलाफ खड़ी होती है या उससे प्रभावित होकर उसके साथ चल पड़ती है, ठीक। स्ट्रेंथन द डिजिटल लिटरेसी टू काउंटर द फेक न्यूज़। वही फेक न्यूज़ अगर फैलेगी तो लोग उससे इफेक्ट होकर कुछ भी काम करने लग जाएंगे उल्टे सीधे। इंप्रूव कम्युनिटी पुलिसिंग एंड ट्रस्ट बिल्डिंग मैकेनिज्म्स, एनकरेज रिस्पॉन्सिबल मीडिया एंड सिविक अवेयरनेस। आप सिविक अवेयरनेस पर थोड़ा सा ध्यान दें। कंक्लूजन, डिवाइड सोसाइटी इज इनहेरेंटली इनसिक्योर एंड अनस्टेबल, ठीक है। जो जहां पर हमेशा बंटवारे की बात होगी वहां पर हमेशा लड़ाई होगी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करते हैं गांधी जी, तो हम जब तक सिक्योर रह सकते हैं, जब तक हम यूनाइट हैं, जब तक ये मुट्ठी एक है, तब तक ये आप सिक्योर रह सकते हैं। वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल टॉपिक। कैरेक्टर इज बिल्ट इन डिफिकल्ट टाइम्स। व्हाट इज कैरेक्टर? व्हाट इज कैरेक्टर? किसी भी इंसान की पहचान होता है कैरेक्टर, किसी भी इंसान का कंडक्ट होता है कैरेक्टर, किसी भी इंसान का जो एक तरीके से वे है, द वे ही इज एग्जिस्टिंग इन अ सोसाइटी, द वे इज एग्जिस्टिंग इन अ फैमिली, ठीक है, द वे ही इज एग्जिस्टिंग इन अ सोसाइटी, द वे ही इज एग्जिस्टिंग इन अ नेशन, द वे ही इज एग्जिस्टिंग इन द वर्ल्ड। वो किस अप्रोच के साथ जीवन जी रहा है, उसका कैरेक्टर कैसा है। अब कैरेक्टर पॉजिटिव कब होता है? इन डिफिकल्ट टाइम्स। ये कह रहा है कि कैरेक्टर बिल्ड कब होता है? डिफिकल्ट टाइम्स में होता है। अब डिफिकल्ट टाइम्स का मतलब क्या है? जैसे सिंपल सा एग्जांपल है यार, ठीक है, हमें मिट्टी से बर्तन बनाना है, घड़ा बनाना है। आपने मिट्टी रखी, मिट्टी पर, क्ले पर आपने प्रेशर पुट किया, उस प्रेशर पड़ रहा है उस पर, तभी उसको क्या आ रही है? शेप आ रही है। तो सीधी सी बात है, जब तक आप प्रेशर बिल्डअप नहीं करोगे किसी चीज पे, वो शेप में नहीं आएगी। ऐसा ही चीज है कि कोई एक इंसान है, अगर वो हमेशा अपने कंफर्ट जोन में रहा है तो वो बहुत ज्यादा ग्रो नहीं करेगा, ठीक है। इवन उसे उसके पास जो चीजें हैं और वो कंफर्ट जोन में है तो उसे उस चीजों की भी कदर नहीं होगी। लेकिन अगर डिफिकल्ट टाइम्स आते हैं तभी आपका करेक्टर निखर कर आता है। यहां पर मैं कोट कर रहा हूं, जैसे हम रामायण से देखते हैं कि जब जामवंत जी हनुमान जी को याद दिला रहे हैं कि उनकी शक्तियां, ठीक है, कि उनकी शक्तियां उनको याद आनी चाहिए कि तुम समुद्र लांघ सकते हो, तुम सीता जी के बारे में पता कर सकते हो। तो बेसिकली डिफिकल्ट टाइम था, रिक्वायर्ड था, इसीलिए वो कैरेक्टर बाहर निकल कर आया। यही ऐसे कह रहा है कि जो किसी भी इंसान का कैरेक्टर है वो डिफिकल्ट टाइम में ही क्या होता है? शार्प होता है। अब जैसे कोई इंसान है, उसके पास रिसोर्सेज नहीं है,
ठीक है, उसके पास अगर रिसोर्सेज नहीं है और मान लो आपके पास, आप लोग सीएपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास क्लासेस अटेंड करने के लिए या फॉर्मल कोचिंग करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए भी समय नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, साथ ही साथ वो अभी से काम कर रहे हैं। आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल, बहुत लोग साथ में काम करते करते पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, इवन सक्सेसफुल भी हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखो, जब वो काम कर रहे हैं तो उन्हें पता है कि मेरे पास सिर्फ इतना ही टाइम है पढ़ाई करने के लिए, मैं पढ़ाई करता हूं सिर्फ इस टाइम में। इससे क्या डेवलप हो रहा है? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज अ पार्ट ऑफ कैरेक्टर। गॉट इट? उससे उन्हें टाइम की कदर, वैल्यू, उन्हें कदर हो रही है। तो बेटा, डोंट टेक टाइम फॉर ग्रांटेड। टाइम इज प्रीशियस, टाइम इज ओनली वेल्थ, दैट इज द पार्ट ऑफ कैरेक्टर। जो इंसान टाइम की वैल्यू करता है इज अ गुड कैरेक्टर। वो दूसरे इंसान का भी टाइम वेस्ट नहीं करेगा। साथ ही साथ उसे रिसोर्सेज की भी वैल्यू हो रही है, वो मैनेजमेंट अच्छा कर रहा है, वो रिसोर्सेज का गलत इस्तेमाल नहीं कर रहा है, उसे अच्छा इस्तेमाल करना आता है। दैट इज द पार्ट ऑफ द कैरेक्टर। कल को उसके हाथ में रिसोर्सेज होंगे तो वो सोसाइटी में इक्वली या उनका बेटर यूज कर पाएगा। दैट इज द पार्ट ऑफ कैरेक्टर। तो कैरेक्टर डिफिकल्ट टाइम्स आपको सिखाते क्या है? डिफिकल्ट टाइम्स आपको डिसिप्लिन सिखाते हैं, डिफिकल्ट टाइम्स आपको रेजिलियंस सिखाते हैं, डिफिकल्ट टाइम्स आपको टॉलरेंस सिखाते हैं। अब ये सारी चीजें जब आपके मन में या अंदर आ जाती हैं तो ये सारी चीजें ही हैं जो आपको स्ट्रॉन्ग करती हैं। और यही ऐसे कह रहा है कि आप एक डिफिकल्ट टाइम में ही सिक्योर कर सकते हैं। यही चीज एज अ ह्यूमन बीइंग के बाद अगर आप एज सोसाइटी पे लेके चलें। अब सोसाइटी में आप एग्जांपल ले सकते हैं, कोई भी पेंडेमिक, कोविड लाइक सिचुएशन थी। कोविड में लोग मर रहे थे, लोग डिस्प्लेस हो रहे थे, माइग्रेंट वर्कर इधर से उधर जा रहे थे, लेकिन फिर भी सोसाइटी ने सर्वाइव किया, उसके इकोनॉमिकल लॉसेस से सर्वाइव किया, उसके हेल्थ बर्डन से सर्वाइव किया, और सोसाइटी आज रेजिलिएंट है। सोसाइटी आज अपनी हेल्थ को लेकर कॉशियस हो चुकी है। तो दैट इज द डिफिकल्ट टाइम जिसने लोगों को एक नई राह दिखाई कि भैया ऐसा भी हो सकता है लोगों के साथ। आप हम्बल हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। फिर कंट्री, अब कोई भी कंट्री है जैसे इंडिया, जब इंडिया आजाद होता है तो इंडिया की बहुत ड्रेस्टिक हालत खराब है अंग्रेजों से, लेकिन उस ड्रेस्टिक हालत खराब में जो चीज रिक्वायर्ड थी, डिफिकल्ट टाइम था। डिफिकल्ट टाइम में हमें था कि हमें पूरी दुनिया से सपोर्ट मिले, इसलिए पंडित नेहरू नाम लेते हैं कि नॉन लाइन मूवमेंट। उन्हें पता है कि मुझे स्ट्रेटेजिकली चलना है, मुझे इन दोनों ग्रुप्स का फायदा उठाना है, साथ ही साथ अपनी एक पहचान डेवलप करनी है। तो डिफिकल्ट टाइम्स में कैरेक्टर निकल कर आया। आज इंडिया जो कुछ भी है, जो कुछ भी बिल्डअप हुआ है, वो इसलिए बिल्डअप हुआ क्योंकि इंडिया किसी एक की झोली में नहीं गया, ना तो यूएसएसआर की झोली में, ना यूएसए की झोली में। इंडिया अपने पंख फैला पाया और आज इंडिया एक पॉजिटिव राह पर चल रहा है। तो कैरेक्टर जो है एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ सोसाइटी, एज अ नेशन, आप सभी तरीके से देख सकते हैं। Okay, introduction. Recent anecdote of gig workers showing resilience in extreme conditions. Core idea that character is built in the difficult time. जैसा मैंने आपको कहा, आप समझाएं कि कैरेक्टर क्या होता है, डिफिकल्ट टाइम क्या होता है। उसमें आप कहानी ले सकते हैं कि डिफिकल्ट टाइम जो प्रेशर है वो मिट्टी के बर्तन को शेप देता है। उसी चीज को आप ह्यूमन पे, जैसे आप मैंने कहा था कि हर एक ऐसे में आप स्टोरी एग्जांपल उठाकर पुट कर सकते हैं। दैट विल हेल्प यू फेच मोर मार्क्स। क्योंकि पढ़ने वाले इंसान के मन में क्या पैदा करेगा? एक वो उत्सुकता पैदा करेगा। ओके, एडवर्सरी एज अ टेस्ट ऑफ मोरल स्ट्रेंथ, डिसिप्लिन एंड रेजिलियंस। जो आपका बुरा समय होता है, डिफिकल्ट टाइम होता है, वो आपकी मोरल स्ट्रेंथ का, डिसिप्लिन का, रेजिलियंस का टेस्ट होता है। और जो सर्वाइव कर, जो इस चीज में उसको सर्वाइव कर गया, उसका कैरेक्टर क्या है? अच्छा है। कैरेक्टर शेप थ्रू चैलेंजेस एंड नॉट द कंफर्ट। अभी समझाया। इकोनॉमिक रेजिलियंस, जीडीपी अब भारत की ग्रो कर रही है। ग्लोबल अनसर्टेनिटीज में एग्जांपल दे सकते हैं कि कोविड के बाद भी हम काम कर पा रहे हैं क्योंकि हम एग्जिस्ट कर रहे थे, हमने हथियार नहीं डाले अपने। और नेशनल रेजिलियंस एंड एडेप्टेबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है आपको ग्रो करने के लिए। माइग्रेंट वर्कर्स इधर से उधर चले गए थे क्राइसिस के समय पर, लेकिन फिर भी दोबारा से इकोनॉमी ने अपने आपको पिकअप कर लिया है। एंटरप्रेन्योरशिप, अब देखो बहुत ज्यादा लॉस ऑफ जॉब्स हुआ था। लॉस ऑफ जॉब हुआ तो लोगों ने अपने अपने काम करने शुरू किए, एंटरप्रेन्योरशिप आई। तो कोविड के समय में जब लॉस ऑफ जॉब हुआ तो एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत ज्यादा विकास हुआ। और आज के समय में एंटरप्रेन्योरशिप जो है इंडियन इकोनॉमी में एक अहम रोल निभाती है। तो लोगों ने अपनी स्किलिंग पर ध्यान दिया और इससे इनोवेशन भी बढ़ी है। और जो प्रेशर से सब हुआ, ठीक है, क्योंकि कोविड के समय में जॉब जा रही थी लोगों की, तो लोगों ने अपनी क्या काम किया? अपना ही काम करते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप आए एंड दे आर डूइंग गुड नाउ एंड इवन दे आर प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमी। स्किलिंग पर ध्यान दिया कि यार मुझे अच्छा स्किल आना चाहिए। कलेक्टिव रेजिलियंस इन द इनफॉर्मल सेक्टर एंड द वल्नरेबल ग्रुप्स। ओके, क्लाइमेट एंड कम्युनिटी डायमेंशंस, हीट वेव, फ्लड्स, एक्सट्रीम इवेंट्स, गांव उजड़ते हैं, बसते हैं फ्लड्स की वजह से, लेकिन फिर भी दोबारा बस जाते हैं। दैट शोज कि उन लोगों में रेजिलियंस डेवलप हुआ है। कम्युनिटी शोइंग लोकल एडेप्टेशन एंड म्यूचुअल सपोर्ट। इंडिविजुअल डायमेंशन पे आ जाओ, डेवलपमेंट ऑफ डिसिप्लिन। डिफिकल्ट टाइम क्या डेवलप करता है? डिसिप्लिन डेवलप करता है, एम्पैथी डेवलप करता है, लीडरशिप अंडर प्रेशर डेवलप करता है। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जो इंसान पढ़ते लिखते काम करते वक्त तैयारी कर रहा है तो कल को बेहतर अफसर कैसे बन सकता है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि स्ट्रेंथ रेजिलियंस पे ध्यान देना है। वो कहते हैं स्ट्रेंथ इज लाइफ, ठीक है, एंड वीकनेस इज डेथ। तो कोई भी इंसान जो वीक होगा वो डिफिकल्ट टाइम में सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। और जो सर्वाइव कर सकता है, सर्वाइव ही कर सकता है, इसके पास स्ट्रेंथ है। उसके बाद हम देखते हैं गवर्नेंस का भी बहुत रोल होता है डिफिकल्ट टाइम्स में। अब सर अगर हम देश के बेसिस पर देख रहे हैं तो गवर्नेंस कैसी चल रही है? जैसे डिफिकल्ट टाइम्स में यू हैव टू जस्ट मूव स्लोली, कॉशियसली। पूरा इकोनॉमिक सिस्टम, पूरा पॉलिटिकल सिस्टम ऐसे मूव स्लोली करेगा जैसा कोविड के समय में हुआ था।
आरबीआई हर 15 दिन में, हर हफ्ते में मीटिंग कर रहा था रेपो रेट को कैसे हमें टैकल करना है। तो डिफिकल्ट टाइम ने आपकी इकोनॉमी को सेल थ्रू करवा दिया है, ठीक है। एडवर्सरी अलोन इज इनसफिशिएंट विदाउट वैल्यूज, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज एंड सपोर्ट सिस्टम्स। अब सिर्फ खराब समय ही आपके कैरेक्टर को शेप करे जरूरी नहीं है, आपका आइडियोलॉजी, आपका जो मॉरल वैल्यू है वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी आपका कैरेक्टर बिल्डअप हो सकता है। और कैरेक्टर डिफिकल्ट टाइम जो है वो लोगों में क्या बढ़ाते हैं, सोशल कोहेजन बढ़ाते हैं, क्योंकि लोग एक दूसरे का साथ देते हैं और इसी से इंक्लूसिव ग्रोथ भी बढ़ती है, एथिकल लीडरशिप भी बढ़ती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, पॉलिसीज फेल व्हेन ग्राउंड रियलिटीज आर इग्नोर्ड। वाह, ये क्या कह रहा है कि जी भर के पॉलिसीज बनाते रहो, लेकिन अगर तुमने ग्राउंड रियलिटीज, ग्राउंड इश्यूज को टैकल नहीं किया तो कोई भी पॉलिसी आपकी सक्सेसफुल नहीं होगी, ऐसा कहा जा रहा है इसमें। और ऐसा है भी। देखो, आप बहुत सारी पॉलिसीज बनाते हैं, मान लो पॉलिसीज बनाने में क्या रहता है कि ये लोग बैठे हैं ऊपर, कुछ लोग बैठे हुए हैं और ये बहुत सारे लोगों के लिए क्या बना रहे हैं, पॉलिसी बना रहे हैं। और उन्होंने पॉलिसी बनाई, इसको कहा जाएगा टॉप टू बॉटम अप्रोच। टॉप टू बॉटम अप्रोच, टॉप टू बॉटम अप्रोच में एग्जांपल देता है कि जैसे इंडिया को ओपन डिफेक्शन फ्री कर दिया गया, लेकिन आपने क्या बना दिए, आपने बना दिए भैया आपके टॉयलेट्स बनवा दी गांव में, लेकिन लोगों को आदत नहीं। अब जब लोगों को आदत नहीं है तो वो अभी भी कहां पर जा रहे हैं, खेतों में जा रहे हैं, ठीक है। तो ओपन डिफेक्शन कैसे हो गया? आपने पॉलिसी बनाई कि सभी गांव में क्या बना दो, टॉयलेट्स बना दो, ओपन डिफेक्शन हो जाए, ओपन डिफेक्शन से फ्री हो जाएगा भारत। आपने बना दिए, फंड जारी कर दिए, पॉलिसी लागू हो गई, टॉयलेट्स बन चुके हैं, लोगों को आपने प्रोत्साहित नहीं किया कि डोंट डिफेक्ट इन द ओपन, ठीक है। तो वो चीज क्या हो गई है कि पॉलिसी आपने ऊपर से बना दी, ठीक है, ग्राउंड रियलिटी कुछ और है, तो पॉलिसी क्या हो गई, फेल हो गई। ऐसा ही फार्म लॉज में हुआ था। फार्म लॉज को वापसी लिया गया। फार्म लॉज को वापसी क्यों लिया गया? क्योंकि आपने ऊपर से बैठ के पॉलिसी बना दी। तो फार्म लॉज वर गुड और नॉट, दैट्स अ सेपरेट इशू। आपने ऊपर बैठकर पॉलिसी बना दी, लेकिन आपने जो स्टेक होल्डर्स हैं, फार्मर्स हैं, उनको पिक्चर में नहीं लिया। आप कह रहे हैं कि हम कॉर्पोरेट्स को लेकर आ रहे हैं, लेकिन इन इंडिया वी हैव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। 86% ऑफ द फार्मर्स आर द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। 68% फार्मर आर एज सच जिनके पास लेस देन 1 हेक्टेयर है, और 28% लोग ऐसे हैं जिनके पास लेस देन 2 हेक्टेयर है। यानी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स भारत में ज्यादा हैं। और जब तक ऐसे लोग ज्यादा हैं, आप उनके बारे में ना सोचकर उन 14% फार्मर्स के बारे में सोचोगे तो ये तो नुकसान की बात हो जाएगी। इसलिए फार्म लॉज को वापसी लेना पड़ा। इसलिए जब भी कोई पॉलिसी बिल्डअप करनी है, उसमें टॉप टू बॉटम नहीं बल्कि बॉटम टू टॉप अप्रोच लेकर चलना है। और बॉटम टू टॉप अप्रोच ने बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट भी दिए हैं। जैसा हम देखते हैं कि जहां पर भी ट्राइबल इश्यूज, इवन एक्सलिज्म को एग्जांपल लेते हैं, आप वहां के लोगों को क्या कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं। वहां की पंचायत को आप किस में डाल रहे हैं, गवर्नेंस में डाल रहे हैं। आप उन्हें लिबर्टी दे रहे हैं, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी अगर आप देंगे, तो बॉटम टू टॉप अप्रोच जब चलेगी तभी पॉलिसीज कामयाब हो पाएंगी। लेकिन पॉलिसीज बनाने के साथ साथ आपको अवेयरनेस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। और अवेयरनेस जो है दैट कम्स थ्रू द एजुकेशन। अगर एजुकेशन नहीं है तो आपकी कोई भी पॉलिसी, यानी अवेयरनेस नहीं है, तो दिक्कत की बात आ जाएगी। इसलिए चाहे हेल्थ की बात हो, चाहे इन्वायरमेंट की बात हो, आप इन्वायरमेंट पर अच्छी अच्छी पॉलिसीज बना रहे हैं, लेकिन अगर आप लोगों को उसके बारे में सचेत नहीं करेंगे तो पॉलिसीज हमेशा फेल होंगी ही होंगी। इसलिए इस एस्से का सीधा ऑब्जेक्टिव चलेगा कि आप लोगों को यह बताना है कि बॉटम टू टॉप अप्रोच फॉलो करनी है रादर देन टॉप टू बॉटम, ठीक है। तभी पॉलिसीज क्या हो सकती हैं, सक्सेसफुल हो सकती हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, वेल्थ विदाउट वैल्यूज इज डेंजरस। वाओ, नाइस टॉपिक। वेल्थ मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, अबंडेंस ऑफ रिसोर्सेज। कुछ भी आपके पास एक्स्ट्रा है, अबंडेंस है, उसको वेल्थ कहा जाता है। हेल्थ कैन बी वेल्थ, मनी कैन बी वेल्थ, टाइम कैन बी वेल्थ विदाउट वैल्यूज। वैल्यूज भी मैं आपको समझा चुका हूं। आई थिंक आगे बढ़ते बढ़ते हम समझ चुके हैं कि क्या करना है। वैल्यूज क्या होती है? एनी आइडियोलॉजी, जैसे वहां पर हमने क्या कहा था, रिस्पेक्ट जो है वो सोशल नॉर्म को गाइड करती है, इज डेंजरस। अब वैल्यूज जो है, वैल्यूज अगर होंगी तो वो किसका काम करेंगी? सोशल कोहेशन का काम करेंगी। अगर किसी इंसान के पास पैसा बहुत ज्यादा है, उसके पास वैल्यूज नहीं है, वैल्यूज का क्या ऑब्जेक्टिव होता है? एज अ ह्यूमन को एक ह्यूमन बनाना। ह्यूमन में मैंने अभी बताया था, हैविंग काइंडनेस, हैविंग कंपैशन, ठीक है, टुवर्ड्स अदर। एज अ सोसाइटी अगर हमें वैल्यूज लेकर आनी है तो हमें क्या लाना पड़ेगा? जस्टिस लाना पड़ेगा, इक्वालिटी लानी पड़ेगी, उसके साथ साथ हमें इंक्लूसिविटी लानी पड़ेगी, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन को हमें दूर करना पड़ेगा, इकोनॉमिकल डेप्रिवेशन को हमें दूर करना पड़ेगा, तभी हम कहेंगे कि सोसाइटी इज एग्जिस्टिंग। फिर बात आ जाती है कि कोई देश है और उसके पास वैल्यू नहीं है, अमेरिका या कोई भी कंट्री जिसके पास पैसा है बहुत कुछ, लेकिन वैल्यूज नहीं है। अब इंडिया जैसा देश जिसके पास इतना, हम वी आर नॉट डेवलप्ड, वी आर इन डेवलपिंग स्टेट, स्टिल वी हैव दैट वैल्यू ऑफ ब्रदरहुड। कहीं पर भी कोई दिक्कत हो जाती है, भारत इज द फर्स्ट वन टू रिस्पॉन्ड। अर्थक्वेक आ जाए, इवन कोविड के समय पर वैक्सीन भिजवानी है, इंडिया इज फर्स्ट, बिकॉज वी हैव दैट वैल्यू ऑफ ब्रदरहुड, वी हैव दैट वैल्यू ऑफ सिंपैथी, एम्पैथी एंड कंपैशन टुवर्ड्स अदर। इसलिए कहा गया है कि अगर किसी इंसान के पास बहुत सारा धन है, बहुत सारी वेल्थ है, लेकिन उसके पास अगर वैल्यूज नहीं है, इट इज ऑफ नो यूज, उसका कोई इस्तेमाल नहीं है। तो यही सेशन में बताया गया है कि इसको आप इस तरीके शो कर सकते हैं कि एक इंसान है, कोई एग्जांपल कहानी लेकर चल सकते हैं कि एक इंसान है और इंसान ने बहुत सारी क्या जमा कर ली है, दौलत जमा कर ली है, या किसी इंसान ने एक बड़ा काम किया, उसके लिए उसको बहुत अच्छा प्राइज मिला है,
तो यहां पर ग्रोथ क्या हो गई आज के समय में, वो इकोनॉमिकल हो गई है। लेकिन आप इकोनॉमिकल ग्रोथ करें, लेकिन वो पैसा उसने कैसे अर्जित किया है और वो उस पैसे का इस्तेमाल कैसे कर रहा है, ये सोसाइटी के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। एक इंसान है जो सोसाइटी में बहुत ज्यादा पैसा जिसके पास है और वो उस पैसे का इस्तेमाल कर रहा है कि टेररिज्म के लिए, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग की बात करते हैं कि पैसे वाले लोग पैसे घुमा कर किसी लिए इस्तेमाल करें, मनी लॉन्ड्रिंग आपको पता ही है। FATF कहता है कि हमें ब्लैक मनी को, यानी जो लोग पैसे को क्या कर रहे हैं, गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने सेल्फ मोटिव्स के लिए पैसा भिजवा रहे हैं, तो उस पर हमें उसको ट्रिकल डाउन करना है। तो बेसिकली अगर आपके पास पैसा है लेकिन आपके पास वैल्यूज नहीं है, तो वो आपको एक गलत रास्ते पर लेके जाएगी। अगर आप गलत रास्ते पे हैं तो आप सोसाइटी के लिए क्या होंगे, आप सोसाइटी में डिसहार्मनी पैदा करेंगे, आप सोसाइटी को तोड़ देंगे। इसके साथ साथ कहीं पर सीधे से एग्जांपल भी हैं, जैसे कि हम रतन टाटा का एग्जांपल ले सकते हैं ऐसे में कि रतन टाटा जो है एज अ CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम अजीम प्रेम जी का एग्जांपल ले सकते हैं कि रतन टाटा हैव done so much for the health sector, have done so much for the education sector, ऐसी अजीम प्रेम जी have done so much for the education sector। तो यहां पर बात आ जाएगी CSR की कि अगर वेल्थ है तो we have to distribute it, ठीक है। तभी बात किसकी होती है, ह्यूमैनिटी की बात होती है। तो that is the value, ठीक है। फिर the next topic, war is the price of luxury called peace। I think ये टॉपिक बहुत सिंपल है। war, peace क्या होता है पता होना चाहिए। peace is the most desirable, most acceptable, most required luxury, ठीक है। शांति से इंसान सो सके, शांति से इंसान खा सके, उसके ऊपर कोई खतरा ना हो। हम सिक्योर हैं क्योंकि बॉर्डर पर जवान खड़े हैं, हम सिक्योर हैं क्योंकि सोसाइटी में पुलिसिंग है, हम सिक्योर हैं क्योंकि जुडिशरी है, वरना सोसाइटी में लॉलेसनेस हो सकती है। ऐसा ही हम देखते हैं कि वेस्ट एशिया में जो क्राइसिस चल रहा है, चलो वो तो वेस्ट एशिया की लड़ाई है, लेकिन ड्यू टू इंटरकनेक्टेडनेस हमने देखा कि वेस्ट एशिया में लड़ाई हो रही है, तेल भारत में नहीं आ पा रहा, ठीक है, रेस्टोरेंट्स बंद हो रहे हैं, घरों में LPG क्या हो रहा है, मान लो वेस्ट एशिया में लड़ाई हो रही है, वेस्ट एशिया की लड़ाई की वजह से LPG नहीं आ पा रहा है, तेल नहीं आ पा रहा, LPG नहीं आ पा रहा, तो लोगों को बहुत देर तक LPG की लाइनों में लगना पड़ रहा है, ठीक है, कुछ घरों में तो खाना नहीं बन पा रहा था। तो बेसिकली ये क्या चीज चली जा रही है, सबसे पहले पीस जा रहा है। पैसा है आपके पास, यू आर एबल टू पे फॉर LPG बट यू आर नॉट गेटिंग इट। व्हाई? बिकॉज इन द सम सेक्टर ऑफ द वर्ल्ड देयर इज अ वॉर चल रही है, तो सबसे पहले पीस जाएगा ही जाएगा। फिर वॉर क्या चीज पैदा करती है, वॉर इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन पैदा करती है, एमिशंस पैदा करती है, जिसकी वजह से हेल्थ इश्यूज पैदा होते हैं, और वो हेल्थ इश्यूज आपका क्या छीनते हैं, पीस छीनते हैं। पैसा है, हेल्थ नहीं है, ठीक है। उसके साथ साथ जैसे हम देखते हैं कि क्या सॉल्यूशन हो सकता है, फिर सॉल्यूशन पर बात आ जाएगी। ऐसा देखा गया है कि जो एरिया बहुत लेस एजुकेट होता है वहां पर वॉर ज्यादा होती है, वहां पर जो आपके कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन होते हैं उस पर बात नहीं होती, वहां पर कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने के लिए वॉर को ही या लड़ाई को ही रास्ता चुना जाता है। इसीलिए डेवलपिंग द कम्युनिटीज एंड गेटिंग देम इनटू द फॉर्मल एजुकेशन, क्योंकि फॉर्मल एजुकेशन से क्या डेवलप होता है, रेशनल थिंकिंग डेवलप होती है। अभी तो बात करा था ईस्टर्न फिलोसफी एंड द वेस्टर्न साइंसेस, उन जो चीजों को जोड़ दो तो आपके अंदर क्या होगा, रेशनल थिंकिंग होगी, आपका एक रास्ता होगा। तो बेसिकली जिस एरिया में एजुकेशन का स्तर ज्यादा होगा वहां पर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन जल्दी से होगा, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन जल्दी से होगा तो सीधी सी बात है वहां उस एरिया में वॉर नहीं होगी। तो यही बात की गई है इसमें। इंट्रोडक्शन, पीस एज अ फ्रेजाइल, पीस बहुत फ्रेजाइल होता है। जैसे मैंने कहा कि सबसे जल्दी पीस ही भागेगा। पैसा है आपके पास, LPG के लिए पे कर सकते हैं, बट सबसे पहले पीस भाग गया कि यार सरदर्दी होगी, 2 घंटे लाइन में लगना पड़ गया। पीस इज फ्रेजाइल एंड हार्ड एंड कंडीशन, नॉट अ नेचुरल स्टेट। नेचुरल स्टेट नहीं होती, इसको अर्न किया जाता है, ठीक है। मेंटेन थ्रू डिटरेंस, विजिलेंस एंड प्रिपेयर्डनेस। जैसे एक देश ने क्या बना लिया, न्यूक्लियर वेपन, दूसरे ने बना लिया डिटरेंस है, पीस बना हुआ है, वरना खतरा रहेगा कि भाई कभी कोई अटैक कर देगा। रिफ्लेक्स पैराडॉक्स ऑफ पीस सस्टेन्ड बाय द स्ट्रेंथ, लेकिन ये शो करता है कि जिसके पास स्ट्रेंथ है उसी के पास पीस है। तो कई बार ये भी कहा जाता है कि पीस डेवलप करने के लिए समटाइम वॉर इज नेसेसरी, ठीक है। ग्लोबल कंटेक्स्ट एंड एविडेंस, राइजिंग कॉन्फ्लिक्ट्स लाइक इजराइल ईरान टेंशंस, रशिया यूक्रेन वॉर, ठीक है, इतना ज्यादा खर्चा होना, हाइब्रिड वॉरफेयर होना, साइबर थ्रेट, उसके साथ साथ सप्लाई चेन पर खतरा आ जाना। इंडिया में हम देखते हैं कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है, पीस जिन लोगों के बच्चे पोस्टेड हैं यार, जो लोग जिनके फैमिली मेंबर्स पोस्टेड हैं पहलगाम में या कहीं पर भी कश्मीर में, उनको हमेशा ये टेंशन रहती है कि यार आज बात नहीं हुई है मेरे फैमिली मेंबर से जो पोस्टेड है, तो पीस उसका क्या है भाई, वॉर चल रही है, प्रॉक्सी वॉर चल रही है, तो कुछ भी हो सकता है, लोगों को डर लगा रहता है कि कब कोई बुरा हादसा हो जाए या कुछ भी। तो पीस बहुत फ्रेजाइल है, बहुत जल्दी पीस चला जाता है, ठीक है। कोई टेंशन हो जाए आपको, ठीक है, चोट लग जाए, कुछ भी हो जाए, सारी चीज़ ठीक हो जाती है, लेकिन पीस चला जाता है दिमाग से। तो ये सारी चीजें हैं, और डेटरेंस से, डिप्लोमेसी से पीस डेवलप होता है। इसीलिए डेटरेंस एंड डेटरेंस पैदा करने के लिए आपको क्या चाहिए होगी, अच्छी इकोनॉमी चाहिए होगी, अच्छी इकोनॉमी के साथ साथ अच्छे रिसर्चेस चाहिए होंगी, डिप्लोमेटिकल टूल आपका अच्छा होना चाहिए। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर फिलोसॉफिकल एसेज। अब फिलोसॉफिकल एसेज पे अगर हम बात करें, जैसा मैंने शुरुआत में आप लोगों को कहा था कि फिलोसॉफिकल एसे सबसे एक ऐसा हिस्सा है, रिस्क बहुत हाई है, ठीक है,
लिखोगे शायद बहुत अच्छे नंबर मिल जाएं अगर आपने अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया। काफ़ी सिंपल, जैसे जिस सिंपल भाषा में मैंने आप लोगों से बात करी है, इतनी सिंपल भाषा में आप चीज़ों को कनेक्ट करके प्रेजेंट कर देते हैं। दैट इज रिक्वायर्ड इन द फिलॉसफिकल एसे। कुछ भी गलत नहीं है यहाँ पर, बस शब्दों को सही समझें। क्या है ह्यूमैनिटी, क्या है वैल्यू, क्या है पीस, ठीक है। तो यहाँ जैसे जैसे आप चीज़ों को सही समझाएंगे, क्या है वेल्थ, उतना ज़्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे। ऑल द बेस्ट टू ऑल। और अगर फिलोसफिकल एसे आते हैं, आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, आउटलाइनिंग करनी है, एंड यू विल सेल थ्रू इट वेरी नाइसली। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।